किया यार, प्रियम्बल रेडी है? अरे वाह सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही सर। ऑल राइट, बहुत बढ़िया सर। तो यार एक ना मुझे प्रियम्बल खत्म करना है। थैंक यू ज्ञानेंद्र, गॉड ब्लेस यू जिनेंद्र, ज्ञानेंद्र। यस, ऑल राइट। तो नई ऊर्जा से पढ़ाई करेंगे एवरीवन। तो सबको अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाएगा। ओके, बहुत सारे अच्छे बच्चे अवार्ड हैं, तो मैं थोड़ी देर में नाम लेता हूँ। अब सब लोग थोड़ी देर से ध्यान से सुन लो एवरीवन, ओके, विदाउट commenting, without getting lost into the spot. Everyone, please pay attention. So now, everyone, please pay attention. So I'll just take 2 minutes and then we'll start this. See, मुझे तो मुझ पर विश्वास था ही, ओके, तुम्हें भी अब मुझ पर विश्वास हो जाना चाहिए। और इस रिजल्ट के बाद और प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद, ओके, नाउ यू हैव टू स्टडी विद रिन्यूड कंसंट्रेशन। तो कैसा लगता है अगर तुम्हें ये बात मालूम हो कि यार पूरी दुनिया मेरे ही फेवर में, मतलब अगर तुम्हें मालूम हो कि मैं ही तुम्हें टेस्ट कर रहा हूं और मैं ही तुम्हें मार्क्स दे रहा हूं, ओके, तो एक अलग ही विश्वास से आदमी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेगा। आई होप यू रियलाइज दिस। सो एक अलग ही विश्वास होगा और एक अलग ही सिचुएशन होगा जिससे कि तुम एग्जाम की तैयारी करो। तो सपोज मुझे मालूम हो कि यार मैं बॉक्सिंग मैच में जा रहा हूं और सामने वाला है ना खुद ही मेरे से हारना चाहता है, वेरी गुड सर, तो भाई मेरा एक अलग ही टशन होगा, स्टाइल होगा, बड़ा स्टाइल से एंटर करूंगा मैं, ओके, वरना मैं से डरा डरा हूँ, पता नहीं यार एक पंच पड़ने वाला है, मुंह टूटने वाला है, ओके। अब तुम्हें एक अलग ही विश्वास होगा, ओके, दैट 3 साल 2019 2021, ओके, मैंने ये प्रूव किया था और चौथा साल फिर से हो गया, तो ये फ्लुक नहीं हो सकता, ओके। वी हैव डन इट। बहुत टफ एग्जाम था इस बार, ओके, मैं क्योंकि हम लोग सब अन अकेडमी के एजुकेटर्स एक साथ ही बैंगलोर में थे, ओके, तो बहुत ही ऐसा माहौल बड़ा खतरनाक हो गया था, दुखमय हो गया था जैसे एग्जाम पे हमारे सामने आया। तो जैसे हमको पेपर मिला, पीडीएफ मिला, तो हम लोगों को सॉल्व करने को दिया, तो सब लोग अपने अपने कोने में बैठ के फटाफट सॉल्व करने लगे। दैट वाज द हालात, ओके, बिकॉज हमको आधे घंटे में फर्स्ट रिएक्शंस देने थे, तुमने वो वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, और मैंने फटाफट आंसर निकाले एंड मुझे 12 मिनट लगे पूरा का पूरा पॉलिटी का आंसर की बनाने को। तो सबको लगा कि फर्स्ट रिएक्शन दिया है मैंने कहा मैंने फर्स्ट रिएक्शन नहीं दिया, ये 12 मिनट का ही पेपर था। तो सब लोग बोले सर आप जीनियस है एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने कहा नहीं सर, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो मैक्सिमम 15 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और लोगों को लास्ट तक विश्वास नहीं था जब तक मैंने उसका आंसर की को डिस्कस नहीं किया कि ये हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, और ना सिर्फ एक बार पढ़ा हुआ है, कई कई बार पढ़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो गया। मैंने 2 कप चाय पीते पीते बार बार बोला था एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता, लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव होता है, मैडम इंदिरा गांधी की कहानी पता थी तुम्हें, 24th अमेंडमेंट भी पता था तुम्हें, एक्चुअली उससे कई ज्यादा पता था, ओके, जो पूछा गया तुम्हें उससे कई ज्यादा पता गया था तुम्हें, एक्चुअली यू न्यू फार फार मोर देन दैट। और इसका एक रीजन है, रीजन ये है मेरा बच्चा, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट है। क्या सर आपने बताया नहीं? अरे मेरे पास एक सीक्रेट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने का। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ, क्या? जैसा मैं बोलूंगा तो तुम लोग पक्का पास हो जाओगे। सीक्रेट है, किसी को बताना मत। अच्छा, सीक्रेट क्या है सर? सीक्रेट, सीक्रेट टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज स्टडी ओनली। अच्छा, एवरीथिंग सर। ये क्या होता है? जब मुकेश अंबानी 1 लाख करोड़ का चेक लिखता है तो उसके आगे भी ओनली लिखता है, तो मैंने भी यही बात बोला, स्टडी ओनली एवरीथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आया या नहीं? सब कुछ ही पढ़ डालो भाई लोग, ओके, सब कुछ ही कर डालो और फिर देखते हैं यूपीएससी तुम्हारे लिए क्या पूछता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? और इसी वजह से मैं और कोई काम नहीं करता। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि मुझे टाइम दो, ओके, मुझे फुर्सत दो, मैं तुमको इस एग्जाम को क्रैक करना सिखाता हूँ। और उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, वो सीक्रेट ओपन सीक्रेट है, सब कुछ पढ़ लो। तो उसी बेसिस पे अब हम ये कोर्सेज खत्म करेंगे। शांति से बैठकर पढ़ लो, ओके, और मुझे पढ़ाने दो जो मुझे पढ़ाना है, ओके, मुझे जो गाना गाना है मुझे गाने दो, मुझे जितने डेप्थ तक पढ़ाना है मुझे पढ़ाने दो, तुम सिर्फ इसके रनिंग नोट्स बनाओ, ओके। तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया था जब मैं पहले पढ़ाता था कि सर आप ना जरूरत से ज्यादा पढ़ाते हो, ओके, आपका कभी कोर्स ना 80 घंटे का होता है, 150 घंटे का हो जाता है। मैंने कहा भाई 80 घंटे का कोर्स को 80 घंटे में खत्म करने
से करूंगा। मेरा काम है, मैं बड़ा हमेशा ये बात बोलता हूँ, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो आई वुड डिजर्व दैट विक्ट्री, आई विल वर्क हार्ड। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, ऑल्दो आई वाज विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा जीते, तुम्हें मालूम नहीं होगा कि जिस दिन तुम्हारी एग्जाम थी उससे एक रात पहले मैं नहीं सोया। ओके, मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मैंने कहा यार मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा कोई एग्जाम ना आ जाए जिससे उनका करियर हो जाए। तो आई स्पोक टू माय फैमिली, आई सेड तो लेकिन आप क्यों नर्वस हो? मैंने कहा यार मैं कभी मर्डर ट्रायल में कभी मेरे को नर्वसनेस नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने हैंडल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम मुझे इतने प्रिय हो, क्यों होता ना कि एक फादर होने का मतलब ये होता है, फादर होने का मतलब होता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब तुम्हारा दिल अपने शरीर से बाहर अकेला घूमता है तो कैसा महसूस होता होगा। वैसा ही महसूस होता है एक फादर को अपने बच्चों को बाहर जाते हुए देखने को। तो मुझे मालूम है तुम लोग बहुत बहादुर हो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो आराम से करते हैं, लेट्स डू प्रीएम्बल। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ठीक है। सो हमने इसका फर्स्ट पार्ट एब्सोल्युटली खत्म कर दिया था। सो नाउ वी विल पे अटेंशन। अब इसका रूल बिल्कुल आराम से फॉलो कर लेते हैं। रूल ये फॉलो करना है कि आपने सिर्फ रनिंग नोट्स बनाने, कोशिश करो टाइम पास मत करना, ओके। और कमेंट सेक्शन पे हाथ थोड़ा पीछे रखो एंड स्टार्ट स्टार्टिंग, ओके। सो प्लीज एब्सोल्युटली ना यहाँ पे डाउट्स पूछना। और अब किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो तुम 100% किसी और के प्रिपरेशन नहीं, 100% किसी और का करियर बर्बाद करो। तो यू मस्ट टेक दैट इल्जाम। अगर तुमने क्लास में स्पैमिंग किया तो आई एम श्योर कि यू विल नॉट डू दिस पार्ट। एब्सोल्युटली बिल्कुल ध्यान से 100% ध्यान से नोट्स बनाना स्टार्ट करना। नाउ मैंने प्रीएम्बल स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने प्रीएम्बल कुछ हद तक खत्म भी कर दिया था, बिकॉज वी हैड डन टिल व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आई होप एवरीवन रिकॉल्स दिस पार्ट। सबको ये बात याद है? Everyone, give me a thumbs up if everyone remembers this part कि हमने democratic republic खत्म कर दिया था। So I will just have a small recap of the entire thing so that we just have the continuation of the entire topic. हमने स्टार्ट किया था preamble से। Everyone please sit back, relax, सोफा पे बैठ जाओ। मम्मी को बोल दो मम्मी प्लीज मम्मी कोल्ड कॉफी पिला दो, सर ने बोला है ध्यान से पढ़ने को। और थोड़ा थोड़ा बीच में नाचोस भी भेज देना मम्मी। तो मम्मी ने सर जो ऐसा गाइडेड चप्पल भेजी है उसके बारे में क्या करना है बेटा, वो से लो। ओके सर, ऑलराइट। तो प्रीएम्बल हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। मैं बहुत ही जल्दी करूंगा, फटाफट अपने नोट्स देख लेना। और जो लोग नए आए हैं, पहली बात तो जो की फर्स्ट क्लास है, जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप एवरीवन रियलाइजेस। और चिंता की बात नहीं है, मैं ही हूँ क्लास में, ओके। तो थोड़ी सी दिल्ली में पावर प्रॉब्लम है, ओके। मैं अभी तक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं बना हूँ, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनूंगा यहाँ पे पावर ही नहीं रहेगी। हद हो गई है सर, मतलब ओके, सबको समझ में आ रहा है? ऑलराइट। सो वी द पीपल, देखो एक बार सर आपने बोलना था, देखो ये होता है, मतलब असर होता है, देखो। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली सोर्स ऑफ पावर बता रहा है। सो जो नए स्टूडेंट्स है, एज आई वाज टेलिंग यू, आपका स्वागत है, लेकिन आपको प्रीवियस वीडियोस देखने जरूरी है। सोर्स ऑफ पावर बता रहा है वी द पीपल, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोक्टोनी। ऑटोक्टोनी का मतलब होता है रूल बाय द सॉइल। सॉवरेन वर्ड का मतलब है हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर का इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो। प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, हमने इसको देख लिया है। फिर हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक। सर डेमोक्रेटिक तो आपने लिंकन से पूछा था। हाँ बेटा, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब यह होता है गवर्नमेंट मेरे कंसेंट से, मेरी सहमति से काम करेगा। इसीलिए वोटिंग को जन आदेश बोलते हैं, जनता का आदेश बोलते हैं, मैंडेट बोलते हैं, और यही होता है डेमोक्रेसी। यस सर, डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम होती है कि हमेशा सरकार बनती है मेजॉरिटी ऑफ पीपल की, और अगर मेजॉरिटी बिगड़ जाए ना तो सर वो बन सकती है व्हाट इज कॉल्ड एज डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स। क्या बन सकती है सर? डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फैलने नहीं देती बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेक्स रेक्स। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स मींस लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। यस सर, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लेक्स रेक्स का। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? यस सर, हमको समझ में आ गया? यस और नो? तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, और ये रट लो,
A constitutional government is a limited government. क्या बोलते हैं सर इसको? Constitutional government is a limited government. सबको यहां तक बात समझ में आई या नहीं? Everyone is clear with this or not? So तुम्हें यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसे डिस्कशंस अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैंने ये आर्टिकल्स निकाल के रखे हैं फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग. ओके, एक्स्ट्रा रीडिंग में शाम सरन साहब का ये इंटरव्यू आर्टिकल देख लेना. कोपिंग विद डेमोक्रेटिक स्लाइड. Democracies must find a way to address growing inequality and polarization. उसी तरह से सबमिट फॉर डेमोक्रेसी जो बाइडेन ने किया था वो भी इससे एक रेलेवेंट आर्टिकल है. अगर तुम इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो तुम इसको भी देख सकते हो. Are you understanding this or not? ये है एक्स्ट्रा रीडिंग. क्या है ये सर? एक्स्ट्रा रीडिंग. सर अपने पास टाइम ही नहीं है. अपन के पास टाइम ही नहीं है सर. इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आई है ना नेटफ्लिक्स पे, टाइम ही नहीं है अपन के पास. 2 घंटे बाद अपन को नेटफ्लिक्स देखने का है सर. अभी अभी अपन ने सब्सक्रिप्शन लिया है. ओके सॉरी. सबको समझ में आ गया? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 times each. पल्ले पड़ा? यस सर. Especially if joining in the middle of the course. पल्ले पड़ा? यस सर. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. Yes sir. Read NCERT books class 6 से लेकर 12 तक. सर छुप के पढ़ेंगे. ऐसे हमारी इज्जत कम हो जाती है. लोग सोचेंगे 6 की बुक पढ़ रहा है. बेटा पढ़ लो तभी पास होंगे. Continue reading लक्ष्मीकांत. Are you understanding this or not? और ये जो टाइम पास हो रहा है सर, भूख लगा है बहुत तेज, क्या करे. बहुत शर्म की बात है कि तुम हजारों रुपया लाखों रुपया देकर अनअकैडमी पे बैठे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम पास करने का टाइम है. ओके, तो बहुत ही शर्म की बात है. तुम ऐसे करो, एक चुल्लू भर पानी लो और पी डालो. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिनेरियो है. तो ये बार बार ऐसे ही स्टूडेंट्स फेल होते हैं और फिर ना सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूपीएससी का पेपर कितना टफ था सर, एलिमिनेशन टेक्निक ही खत्म हो गई सर. सर ये टीचर्स अपने आप को हीरो समझते हैं सर, एक बार बोलो इनको सॉल्व करने को तब पता चलेगा. 12 मिनट में सॉल्व कर दिया था. ओके, पढ़ाई करोगे नहीं. ओके, भूख लगी है रोते दो, ये करते रहोगे. रीड न्यूज़पेपर्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे. देयर विल बी रेगुलर डाउट सेशंस टू एड्रेस योर क्वेरीज. मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास. Any disturbing, foul, personal or political comments will not be tolerated. You may be blocked for this action. Please make running notes. तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए इस क्लास में. 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास. You have to write every word what I speak. No PDF shall be shared unless deemed really necessary for the educator. Being late for the class will adversely affect your understanding. Maintain punctuality. Medium of teaching is bilingual. Every possible attempt will be made. Please don't insist on any particular language. हिंदी नहीं आती बिल्कुल? No sir, we have just landed from Nanjing. हमको हिंदी बिल्कुल नहीं आता. Then get out of my class. क्या हो गया सर? हद हो गई यार. All right sir. Okay. सबको समझ में आया? Join Telegram channel and Unacademy app for updated information on the course. Are you understanding this part? बहुत ही बढ़िया सर. सबको समझ में आया था या नहीं? Great साक्षी, thank you very much. God bless you and let us start this. तो हमारे पास वर्ड्स थे सर. आपने क्या क्या बताया? Everyone get ready. Give me a thumbs up if you are ready. Recap हो गया है और अब कंटिन्यूस क्लासेस चलेंगी भगवान ने चाहा तो. सो वी डोंट हैव टू कम बैक टू दिस अगेन एंड अगेन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स कि हमारे पास ओरिजिनल वर्ड्स है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये भी एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ है. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 2019 या 2020 या 21 में पता नहीं कब क्वेश्चन जरूर आया था कि व्हाट वाज इंडिया एट द एडवेंट ऑफ और बिफोर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो तुमने उस दिन का न्यूज़पेपर देखा था? सर हम थोड़ा पैदा हुए थे. हां, तुम 1950 में पैदा नहीं हुए थे? हद हो गई. सो इंडिया वाज प्रोक्लेम्ड एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. लो मैं तुम्हें इंडियन एक्सप्रेस पता, मैं तो वहीं पर ही था. तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. ये भी क्वेश्चन आया हुआ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में. प्लीज डोंट मिस दिस पार्ट. तो ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था ऑन 26 जनवरी 1950. फिर क्या हुआ? फिर मैडम इंदिरा गांधी आई. स्वागत नहीं करोगे तो मैडम आई. सो मेरी फेवरेट मैडम इंदिरा गांधी हैज कम एंड मैडम इंदिरा गांधी ने पास किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. कौन सा अमेंडमेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. लिख लो बाबा, लिख लो. ओके, सो मैडम इंदिरा गांधी ने बोला कि अपन प्रियम्बल को चेंज करेंगे. मैंने कहा क्या चेंज करेंगे मैडम? बोले प्रियम्बल को चेंज करेंगे, अपन प्रियम्बल को ही अमेंड कर डालेंगे. अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा प्रियम्बल को अमेंड करेंगे तो क्या वर्ड्स डालेंगे? तो मैडम बोले कि हम बोलेंगे सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मैंने कहा 2 वर्ड्स डालोगे मैडम? बोले पूरे बात नहीं सुनता ना सिद्धार्थ, तो पूरी बात नहीं सुनता. हाँ, फिर हम डालेंगे
sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunities, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. So हमारे पास 2 वर्ड्स नहीं, हमारे पास 3 वर्ड्स डाले गए बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. कौन कौन से वर्ड्स? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. पल्ले पड़ा या नहीं? तुम्हें क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल बीन अमेंडेड? तो क्या बोलोगे? हाउ मेनी टाइम? वेरी गुड सर, ओनली वंस इट हैज बीन अमेंडेड. कब अमेंड हुआ सर? 1976 में. कौन से अमेंडमेंट से अमेंड हुआ सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ. कितने वर्ड्स डाले? कितने वर्ड्स? सर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पहले था यूनिटी, अब हो गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. पल्ले पड़ गया या नहीं आया? वेरी गुड. तो मेरे को एक क्वेश्चन आया. क्या सर? क्या हो गया सर? क्वेश्चन कैसे आ गया? मेरे को एक क्वेश्चन, मेरे को तो बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं मन में. ओके सर, बता दो सर, आप ही बता दो. सो द क्वेश्चन मेरे को ये आया कि सर आपने सोशलिस्ट वर्ड क्यों डाला? अब देखो, इसके अलग अलग तरीकों से अलग अलग डिस्कशन. तो मैं बिल्कुल मैथ्स पढ़ाता हूं तुम्हें. मैथ्स बेटा, मैथ्स देखो, इतना मैथ्स आता है ना मेरे को समझ में नहीं आता कहां रखूं मैं मैथ्स इतना. तो मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि सोशलिस्ट वर्ड आपने कब डाला? सर सोशलिस्ट. ध्यान से सुनना. ओके, सिट बैक, रिलैक्स, लेकिन सारी कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर. बिल्कुल वैसे सुनना जैसे कि हम लोग हिंदी पिक्चर देखते हैं. कैसे? तुझे देखा तो ये जाना सनम. सर हाथ होगी सर. अच्छा, तब तुम्हें सारे गाने याद रहते हैं. हाँ, सोशलिस्ट वर्ड आपने कब डाला सर? सोशलिस्ट वर्ड डाला सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. तो सर इसका मतलब ये हुआ. क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ? क्या मतलब कि इससे पहले, बिफोर दिस, बिफोर 42nd अमेंडमेंट 1976, क्या इंडिया सोशलिस्ट नहीं था? हाँ हाँ सर, नहीं था, नहीं था. नहीं सर, ऐसी बात नहीं है. इंडिया इससे पहले भी सोशलिस्ट था. कुछ भी बोलते. अगर था तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना लिखे ही, विदाउट राइटिंग ऑल्सो, विदाउट राइटिंग ऑल्सो हम लोग सोशलिस्ट हो सकते. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है. क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है हाँ, हम विदाउट राइटिंग भी सोशलिस्ट हो सकते हैं. तो बेटा तुम मेरे छोटे से ट्रैप में आ गए कि अगर बिना लिखे तुम सोशलिस्ट हो सकते थे तो मैडम इंदिरा गांधी ने फिर लिखा क्यों? व्हाई डिड यू राइट इट? पूरी बाबू, बात समझ में आया या नहीं आया? नहीं 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 सर, सर हम आंसर चेंज कर रहे हैं. क्या हो गया सर? ऐसे बच्चों के ऐसे करते थे, हम लोग बात पलट देते थे. तो मेरे पापा बोलते थे ना कि बेटा तू इंडिया गेट घूमने जाएगा? तो मैं बोलता था हाँ पापा. तो ठीक है बेटा, फिर तू पढ़ाई कर ले, फिर हम जाएंगे. मैं बोलता था पापा इंडिया गेट कौन जाना चाहता है? ओके, मैं अपनी बात पलटना चाहता हूँ. विदाउट राइटिंग आप सोशलिस्ट नहीं हो सकते. हाँ, ये आंसर है. ऐसा ऐसा. अगर विदाउट राइटिंग तुम सोशलिस्ट नहीं हो सकते तो इसका मतलब है इंडिया वाज नॉट अ सोशलिस्ट. नहीं 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 नहीं, हम सोशलिस्ट थे. यार बड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, दोनों तरफ से फंस रहे. क्या राइटिंग से ही हम सोशलिस्ट होते हैं? तो फिर मैडम इंदिरा गांधी का सिचुएशन ठीक निकलता है. और अगर बिना लिखे अगर हम सोशलिस्ट नहीं थे तो इसका मतलब है कि हमारे लिए ये आंसर देना मुश्किल है. तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर को फोन किया. ऐसे ना कठिन परिस्थितियों में मैं गुरुदेव को फोन करता हूँ. मैंने कहा डॉक्टर अंबेडकर, आप मुझे बताओ क्या हम लोग सोशलिस्ट थे या नहीं थे? तो बोले सिद्धार्थ थे, हम लोग सोशलिस्ट इन स्पिरिट थे. ओके, मतलब हमारा डीएनए हमेशा सोशलिस्ट था. मैंने कहा बाबा साहेब, इसका मतलब है मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि इसको लिखना जरूरी है या इसको लिखना नहीं जरूरी है. पहले मुझे आप बताओ कि अगर हम सोशलिस्ट इन स्पिरिट थे तो आपने लिखा क्यों नहीं? Why did the Constituent Assembly not write the word socialist? सेम क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं कि बाबा साहेब, हम लोग क्या 76 से पहले सेक्युलर थे या नहीं थे? क्या सिर्फ जब लिखा गया उसके बाद ही हम लोग सेक्युलर हुए कि उससे पहले से हम सेक्युलर थे? और अगर जो भी रीजन है आप हमें बताइए कि आपने सेक्युलर वर्ड क्यों नहीं लिखा, क्यों इंतजार किया 1976 का, मैडम इंदिरा गांधी का ये लिखने का? तो बाबा साहेब ने बोला सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें बचाया है. मैंने कहा कैसे बचाया बाबा साहेब? मैंने तुम्हें बचाया है
और फ्रॉम कंफ्यूजन ऑफ परसेप्शंस। किसे बचाया मेरे बच्चे? कंफ्यूजन ऑफ परसेप्शंस। ये मैं हर साल यही एक्सरसाइज करता हूं क्योंकि इसी तरीके से लोगों को समझ में आता है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रियलिटी माय फ्रेंड्स। ओके, मानते हैं सर एक सच तो होगा कहीं ना कहीं, यस, एक कोई इटर्नल ट्रुथ होगा सर, लेकिन 90% दुनिया ना मेरे बच्चे परसेप्शन से चलती है। किससे चलती है सर? परसेप्शन से चलती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज परसेप्शन से चलना सर? परसेप्शन से चलते ये है कि हमें जो लगता है उसी को हम सच मान लेते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो मैं तुम सब लोगों को बोल रहा हूं आंखें बंद करो। अच्छा सर, कर ली सर, आंखें बंद कर ली। अब मैं एक वर्ड बोलूंगा और परसेप्शन से जो तुम्हें पहला थॉट आएगा ना वो बोलना। ठीक है सर? ठीक है, रेडी? यस सर। अ सिक मैन, एक सरदार जी। हाँ सर, हमको दिख गए, दिख गए, दिखा आंखों के। हाँ सर, आंखें बंद करके कैसे दिखते हैं सर? मन से बेटा, मन की आंखों से देखो। बड़े अजीब होते हैं दीवाने गर इश्क, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदारे यार के लिए। आय हाय हाय, बहुत बड़े सर। सो बिल्कुल आंखें बंद करें सर, हमें दिख गया। ओके, अब मैं सेकंड बोल रहा हूँ सर, चाइनीज मैन। चाइनीज मैन, अरे दिखा कि नहीं आंखों में? हाँ सर, दिखा दिखा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, दिख गया, दिख गया। सो सर, जो सिख मैन था तुम्हें क्या दिखाई दिया? सर हमें दिखाई दिया टर्बन दिखाई दिया सर, हमको एक टॉल हैंडसम स्मार्ट ओके मैन दिखा। फिर वो भंगड़ा पा रहा था, कच्चा 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 रखा चले, ओए आनी बानी यारियां तेरी बोनी बोनी बे सर। हाँ, हमको दिख गया सर। चाइनीज मैन दिखा? हाँ बिल्कुल दिखा सर, हमको चाइनीज मैन दिखा सर। 4 फुट 2 इंच हाइट थी उसकी, चाउमीन खा रहा था। हद हो गई है यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। चाइनीज मैन है सर, मतलब सर परसेप्शन में तो ये दिखता है, लेकिन तुम समझ रहे हो ये रियलिटी नहीं है। हाँ सर, सारे सीख मैन ओके चप्पा चप्पा चरखा नहीं कर रहे होंगे। यस, बहुत सारे सीख मैन ओके पंजाबी में बात ही नहीं कर रहे होंगे, वो इस टाइम पे यूएस में होंगे, ओके लंदन में होंगे। बहुत सारे चाइनीज पीपल 4 फुट 3 इंच के नहीं होंगे। ओलंपिक्स में भी टीम है बाबा चाइनीज की। क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो मालूम ही नहीं थी। लेकिन परसेप्शन यही बनता है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, परसेप्शन यही बनता है। अब मेरे को तुमको दिखाना है, तो प्रिया बोली कि सर अपन को तो चाइनीज मैन यही दिखा। मनीष बोला सर अपन को तो यही दिखा। रॉकस्टार भी यही बोला, नाशरा भी यही बोली, विशाल भी यही बोला, फैजान भी बोले सब। अब मैं क्या करूं सर? आप सबके घर आओ, ओके, सबको 1 to 1 समझाओ कि मैं जिस चाइनीज मैन की बात कर रहा हूं ना वो 6 फुट 3 इंच का है। सर उम्र कट जाएगी तो भी ये काम पूरा नहीं होगा। यही था बाबा साहेब का कंफ्यूजन ऑफ परसेप्शंस को बचाने का तरीका। 1950 में अगर मैं किसी को बोलता वर्ड सोशलिस्ट तो क्या दिखाई देता सर? क्या दिखाई देता? कौन सी सोशलिज्म दिखाई देती? जल्दी बोलो, कौन सी सोशलिज्म दिखाई देती? सर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, मार्क्स की सोशलिज्म दिखाई देती। यस और नो? यस और नो? कौन सी सोशलिज्म दिखाई देती? सर मार्क्स की सोशलिज्म दिखाई देती। मार्क्स की सोशलिज्म। तो मार्क्स की सोशलिज्म क्या है? तो कार्ल मार्क्स मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, तो मैं तुम्हें उसकी हजारों पेज की फिलोसफी को कुछ 2 मिनट में बता देता हूं। मार्क्स की सोशलिज्म 3 वर्ड्स पे डिपेंडेंट है। एक बोलता है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के या स्टेट के, रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट जो है वो सारे गवर्नमेंट यानी कि स्टेट कंट्रोल करेगा। अच्छा, और वो स्टेट सारे रिसोर्सेस को, किसको सर? वर्ड लिखते जाओ बेटा। तुम्हारे पेन की अगर गति रुकी तो इसका मतलब है तुम पढ़ नहीं रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? तो अगर तुम में से कोई जरा भी होशियारी करने की कोशिश कर रहा है ना, मैं सर सुन सुन के सब याद कर लेता हूं। तो बेटा अभी तो तुम सुन रहे हो, बाद में सुन सुन की जगह तुम्हें सुना सुना लगेगा जब एग्जाम में होगा, बिकॉज कुछ याद नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सुनना सुनना बंद करो, ये सुना सुना हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सिर्फ मात्राएं तो बदलेगी सर, बिल्कुल सही बात है। सो मार्क्स की भी मात्रा कम हो जाएगी। So resources of the state are in control of the state and resources are distributed equally. सर क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरी लॉटरी लग गई सर, क्या हो गया? सर मुकेश अंबानी साहब है ना, उनके पास ना 5 लाख करोड़ है। अच्छा, आपको मालूम है मेरे को भी 5 लाख करोड़ मिलेगा। क्यों सर? रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ना। आज से मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा सर, सबको रिसोर्सेज इक्वली मिलेगी। फिटे मुंह, ये इंडिया का मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? ओनली 10% ऑफ 10% मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को नहीं निकालनी आती, मान के सकते हो वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंडिया सोशलिज्म इज मार्क्सिस्ट। कैसे सर? वो लेस बताओ।
लेस ये कि कुछ रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट कंट्रोल होते हैं बाय द स्टेट। हाँ सर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हाँ समझ में आ रहा है, वो भी धीरे धीरे से जा रहे, चोले का छोड़ने वाले। हाँ, यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, सबको वो भी सर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन बाकी सोशलिज्म क्या है? बाकी सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म है। बाकी सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म क्या है सर? गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म बोलते हैं सिद्धार्थ, मैं तुझे 5 लाख करोड़ नहीं दूंगा जो कि मुकेश अंबानी के पास है। मैंने कहा गांधी जी क्यों, मेरे को दो ना प्लीज ना। नो, मुकेश अंबानी साहब के पास है, मेरे पास भी 5 लाख करोड़ है, मेरी भी दाल रोटी चल जाएगी, मैं भी काम चला लूंगा। ओके, मेरे को भी 5 लाख करोड़ दो ना, मेरे को भी 5 लाख करोड़ दो ना। तो गांधी जी बोले नहीं बेटा, लेकिन मैं तुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा कि मेहनत कर, दिमाग यूज कर, पढ़ाई कर, और तेरे पास भी वही अपॉर्चुनिटी है कि एक दिन तू भी 5 लाख करोड़ कमा सकता है। ओरे बाबो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैं तुझे उठाकर 5 लाख करोड़ नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा कि तू भी मुकेश अंबानी साहब की तरह 5 लाख करोड़ कमा सकता है। मैंने कहा अच्छा, सो 90% जो हमारी और द मेजॉरिटी ऑफ हमारी सोशलिज्म है उसको बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? Everyone has understood this or not? Give me a thumbs up. पल्ले पड़ा या नहीं? तो मैंने बाबा साहेब को फोन किया, मैंने बाबा साहेब को फोन किया, मैंने कहा बाबा साहेब, मैंने कहा गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव, मैं तो अन अकेडमी पर अपने लर्नर्स को 15 मिनट से समझा रहा हूँ, उनको समझ में आ गया होगा। अब सब लोग तो बाबा साहेब अन अकेडमी पे आ नहीं सकते, सब लोग तो सिड लाइव कोड यूज करके अटेंड करेंगे नहीं, तो कौन समझाएगा इनको कि व्हाट इज इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म? बाबा साहब ने बोला सिद्धार्थ, ये इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म समझाना जरूरी था। अगर मैंने सोशलिस्ट वर्ड यूज कर लिया होता तो पूरी दुनिया को क्या लगता? सर, पूरी दुनिया को लगता कि हम लोग मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट है। हम मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट नहीं है। इसी कंफ्यूजन और परसेप्शन को अवॉइड करने के लिए हमने सोशलिस्ट वर्ड नहीं यूज किया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, नादान परिंदों ने प्रियम्बल पढ़ा ही नहीं। अब सबको बता दे सिद्धार्थ कि कहां लिखा है इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म? इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म सर नहीं लिखा ना सर, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं लिखा है ना? लिखा है बेटा, बाबा साहेब इज नेवर रॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा नियम इस बाबा साहेब वाज नेवर रॉन्ग, कुछ मिस नहीं किया। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। उरी बाबू सर, ये तो प्रियम्बल में लिखा हुआ था। यस माय फ्रेंड्स, दिस इज इंडियाज ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। तो बाबा साहेब ने सोशलिस्ट वर्ड नहीं लिखा, सोशलिज्म, वो भी इंडियाज ब्रांड ऑफ सोशलिज्म को एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में बेटा, तुमने एग्जाम में लिख दिया ना, एग्जामिनर तुम्हें ना गले मिला लेगा सर। ओके, बोलेगा भाई किसने बताया तुमको? तो बोलना बाबा साहेब ने इंटेलिजेंट वे से लिखा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this one. Just one second, please. सबको समझ में आ गया? Everyone is clear? बहुत बढ़िया। सबने लिख लिया? बहुत बढ़िया। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। यस सर। तो मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब सोशलिज्म अपन को समझ में आ गया। एब्सोल्युटली, अपन सब समझ में आ गया। उनका बाबा साहब सेक्युलर का को नहीं लिखा। नहीं, सेक्युलर तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, तो सेक्युलर का को नहीं लिखा। तो बाबा साहब बोले सिद्धार्थ फिर से। मैंने कहा अब इसमें थोड़ा परसेप्शन है, इसमें भी परसेप्शन है। बोले सिद्धार्थ को जाता जाता तो है नहीं। ओके, अब तो मेरी बात सुन। मैंने कहा अच्छा बाबा साहब, गुरुदेव आप बताओ। तो जो सेक्युलर वर्ड है ना बेटा, अब जब तुम ये मेरी डिस्कशन सुन लोगे ना, तुम्हें बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स
बड़े रेलेवेंट लगने लग जाएंगे और बहुत सारा, और तुम अपना ट्विटर का अकाउंट डिलीट कर दोगे। क्या बात करो, मत डिलीट मत करना, इसमें बड़े काम की चीज आती है। आदमी जब बोर हो जाता है ना, गप्पे सुनने का दिल करता है ना। ये क्या हो गया, क्या हो गया तक? अब ठीक है, ऑलराइट। सो द कंफ्यूजन ऑफ परसेप्शंस का जो प्रॉब्लम है, ओके, जो कंफ्यूजन ऑफ परसेप्शंस का प्रॉब्लम है, ये सेक्युलर में भी उतना ही है। कैसे सर? तो पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है सर। सो 1950 में अगर मैं वर्ड सेक्युलर यूज करूं, मैंने क्या बोला सर, 1950 में मैं सेक्युलर वर्ड यूज करूं, तो मुझे क्या सुनाई देगा? क्या सुनाई देगा सर? मुझे सुनाई देगा वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। क्या था सर? कौन सी डेफिनेशन? वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। सर ये क्या बात है, वेस्टर्न डेफिनेशन? तो मेरे साथ तुम चलोगे टाइम मशीन, मेरे पास एक टाइम मशीन मैंने खरीदी है, ओके, पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया लेकिन मैं फिर भी तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, चलोगे मेरे साथ? हाँ सर। तो जस्ट 18th सेंचुरी उस पीरियड में चलते हैं, हाँ सर चलो। तो एक इटालियन फिलोसोफर था, फ्लोरेंस में रहता था, उस इटालियन फिलोसोफर का नाम था निकोलो मैकियावेली। आहा सर, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो निकोलो मैकियावेली ने इस वर्ड सेक्युलर का पहला यूज किया था इन यूरोप, इसीलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म बोला जाता है। क्या बात करें सर, मैं पहले बताता हूं सेक्युलर होता क्या। तो जब निकोलो मैकियावेली का जमाना था ना, तो जो राज होता था ना, राज, सर राज मल्होत्रो, अरे राज मल्होत्रो नहीं यार, राज रूलिंग, अच्छा राज मल्होत्रो, हद हो गई यार, अच्छा हद ही हो गई सर। तो तुम्हें तो डीडीएलजे से आगे नहीं हो रहा, कितनी पिक्चर देखोगे तुम। सो जो राज होता था ना, राज, राज्य, स्टेट जिसे बोलते हैं, इट वॉज बींग रूल्ड बाय अ कॉम्बिनेशन। एक साइड पे होता था किंग यानी कि स्टेट, और वो कंबाइन करता था विद रिलीजन और चर्च। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये लोग मिलके जॉइंट वेंचर में है ना सर काम चलाते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो जैसे तुम लोगों ने कभी मेक्सिकन पाव भाजी खाई है? व्हाट, तुमने मेक्सिकन पाव भाजी नहीं खाई? सर पाव भाजी तो बंबईया फूड है, मेक्सिकन फूड तो मेक्सिकन है। ऐसा ही होता ना, जब तुम मेक्सिकन पाव भाजी खाओगे ना, तो ना तुम बॉम्बे के रहोगे ना तुम मेक्सिको के रहोगे। तो निकोलो मैकियावेली ने बोला कि सिद्धार्थ ये मेक्सिकन पाव भाजी है ना, बेकार है, इसमें स्टेट स्टेट ठीक से नहीं काम करता, ना चर्च ठीक से काम करता है, इनको सेपरेट कर दो। क्या करो मेरे बच्चे, क्या कर दो मेरे बच्चे? सेपरेट कर दो। नहीं सर सेपरेट नहीं, कंप्लीटली सेपरेट कर दो। क्या करो सर? सर कंप्लीटली सेपरेट। बात समझ में आया या नहीं? करो, इसके लिए वर्ड यूज करो, डिवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? इस कंप्लीट सेपरेशन, इस डिवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन को बोलते हैं सेक्युलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, पल्ले पड़ा या नहीं? सो वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म लिखो। वेस्टर्न डेफिनेशन इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। सबको समझ में आया या नहीं? लिख लिया सबने? एकदम पल्ले पड़ गया सर हमको। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? फिर मैं इंडिया आया। क्या है सर? मैं इंडिया आ गया। अच्छा फिर क्या हुआ? मैं इंडिया आया, तो मैंने बाबा साहब को पूछा, मैंने कहा बाबा साहब इंडिया सेक्युलर है या नहीं है? बोले है। मैंने कहा बाबा साहब मैं ना बहुत कंफ्यूज होता हूं, अभी आपने बोला परसेप्शन होगा। बोले बेटा सिद्धार्थ इंडिया भी सेक्युलर है, लेकिन इंडिया हैज इट्स ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म। क्या है यहाँ पर? ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म। मैंने कहा कैसे कैसे बाबा साहब? बोले इंडिया का ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म अलग है। तो मैं तुम्हें अब बाबा साहब का वो एग्जाम्पल जो बाबा साहब ने मुझे बताया, मैं एक सुंदर से डायग्राम के साथ बनाना चाहूंगा। सर रहने दो ना सर, अरे मेरे सुंदर डायग्राम देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अच्छा, सो इंडियाज ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म इज लाइक दिस। कैसे सर? ये क्या है सर? बेटा डायग्राम देखो, डायग्राम जला मत करो। अच्छा, ओहो, ओए होए 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 होए, ये क्या है? ओए होए 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 होए, बहुत ही अच्छा। सर ये क्या है?
सर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ये क्या है मेरे बच्चे? सर ये है स्टेट, ओके। और ये कौन है सर? ये रिलीजन नंबर 1, रिलीजन नंबर 2, रिलीजन 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 रिलीजन। हमारे यहाँ पर जो रिलीजन है, ओके ध्यान से सुनना सर, ये सेपरेट ही है। अबे सेपरेट तो है यार, लेकिन सुनो, स्टेट सारे रिलीजन्स को बोलता है, क्या बोलता है? मुझे तुमसे कुछ नहीं करना, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। क्या बात कर रहे हो? आई हैव गॉट नो इंटरेस्ट इन यू एट ऑल। तुम हिंदू हो, हाँ, तुम हिंदुइज्म फॉलो करो, जैसा करना है करो, ये तुम्हारा रिलीजन है। तुम मुस्लिम हो, प्लीज फॉलो। तुम जैन हो, प्लीज फॉलो। तुम सिख हो, प्लीज फॉलो। तुम बुद्धिस्ट हो, प्लीज फॉलो। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई, ध्यान से सुनना, आई एम मेंटेनिंग अ equidistance from all religions। लैंग्वेज समझ में आई या नहीं? ये कौन बोल रहा है सर? सर ये स्टेट बोल रहा है। बेटा ये होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, ओके, रट रटा के कुछ नहीं होता। समझ में आया? लैंग्वेज समझो। यहां क्या लिखा है? आई एम मेंटेनिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन एनी रिलीजन, इन एनी रिलीजन। लैंग्वेज पकड़ो बेटा, लैंग्वेज, सारा पैसा लैंग्वेज का है। आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन एनी रिलीजन। बट, आया सर, आया, आयो रे आयो, कौन आयो सर? लेकिन आयो, बट आया। बट क्या? जैसे ही तुमने, एक रिलीजन ने दूसरे रिलीजन, या दोनों रिलीजन या तीनों रिलीजन में एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, अच्छा हर्ट किया, या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर या फिर अगेंस्ट द नेशन काम किया, तो बेटा ये जो मैंने आई एम मेंटेनिंग वाली लाइन है ना, ये मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, एंड आई कैन इंटरफेयर। सबको समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यहां पर क्या है? मैं प्रिंसिपली, मैं उसूलों के तहत इंटरफेयर कर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं। बात समझ में आई या नहीं आई? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वॉचफुल एम्बिवैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? वॉचफुल एम्बिवैलेंस। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस ऑन द अदर हैंड, वेस्टर्न कंट्रीज क्या बोलती है? सर वेस्टर्न बोलते हैं मैं हूं स्टेट और ये है रिलीजन, और स्टेट और रिलीजन के बीच में अंबुजा सीमेंट की एक बड़ी सी दीवार है। क्या मतलब? दीवार है सर, दीवार। स्टेट रिलीजन की तरफ देख नहीं सकता, देख नहीं सकता, और रिलीजन भी स्टेट की तरफ देख नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर दे कैन नॉट इंटरफेयर, यहां पर दे आर नॉट इंटरफेयरिंग। लैंग्वेज समझ में आया या नहीं समझ में आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो इंडिया का कॉन्सेप्ट इज वी आर प्रिंसिपली मेंटेनिंग इक्विडिस्टेंस। इसको बोलते हैं वॉचफुल एम्बिवैलेंस। तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त, अच्छा, तो जो दोस्त था ना, वो पहले बड़ा खुश था, फिर और खुश हो गया। कैसे सर? उसकी शादी हो गई। ओए होए, जब वो उसकी शादी नहीं हुई थी ना, जब उसकी शादी नहीं हुई थी ना, तो तुम में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई थी ना, अभी तुम बड़े खुश हो, ओके, ऐसा लग रहा है तुमको, क्योंकि है ना, ये बिंदास ना, जो मर्जी जब भी ब्रेकफास्ट करना करो, नहीं करना ना करो, रात को लेट आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू अंडरस्टैंड? तो एक दिन ये बड़ा दुखी हुआ, बोला सिद्धार्थ लगता है वक्त आ गया है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा कर बेटा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कर ले जो करना कर, मेरा कार्ड तो तेरे पास है ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो मैंने कहा कर ले बेटा, तुमको कोई टेंशन नहीं। तो इसने शादी कर ली। फिर क्या हुआ सर? तो शादी होगी तो ओए होए क्या अच्छी से भाभी आई, ओए होए बहुत अच्छी, परजाई बहुत अच्छी थी। तो परजाई बोली मैं, जो मेरा दोस्त है उसका पूरा ख्याल रखे, तो वो बेचारा ना नाश्ता ना करे, तो वो बोले ए जी तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ओके ब्रेकफास्ट करो, विटामिन खाओ, टाइम से आओ, चाय कम पीना। ओए होए होए, बहुत ही अच्छा सर। फिर क्या हुआ? जो फ्रेंड है ना, वो भी भाभी जी का ख्याल रखे, अरे तुम ना अपना सेहत का ख्याल नहीं रखती, ओके तुम ना प्लीज ज्यादा भाग दौड़ मत करो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। अच्छा, बहुत ख्याल रखे सर। फिर क्या हुआ? नजर लगी सर, ओके सेक्शन 498 की, क्या बात कर रहे सर, ऐसा होता है। सो स्यापा हो गया। एक दिन ये मेरे पास आया, बोला सिद्धार्थ तेरा विजिटिंग कार्ड मेरे पास था, तू मुझे डिस्काउंट देगा क्या? मैंने दूंगा ना बेटा, 3.2% डिस्काउंट दूंगा विद जीएसटी।
ओके तू चिंता मत कर, तेरे को डिवोर्स चाहिए? बोला हाँ आप उनको डिवोर्स मांगता है। मैंने कहा बिंदास, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने इन दोनों का डिवोर्स करा दिया। अब क्या हुआ? अब हो गया सर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। मतलब अब मेरा दोस्त नाश्ता करे या ना करे, रात को लेट आए, घर आए ना, चाय पिए या कॉफी पिए, भाभी जी पूछ नहीं सकती, पूछ नहीं सकती। सबको समझना है। और वैसे भाभी जी अपनी सेहत का ख्याल रखे ना रखे, ओके भाई साहब पूछ नहीं सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। वैसे ही मेरा एक दोस्त था, उसके थोड़े से दिन और अच्छे हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसके घर में बच्चे भी हो गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। तो उसके अब बच्चे हो गए, उसके 2 बच्चे थे, एक था चुन्नू एक था मुन्नू। अच्छा चुन्नू और मुन्नू को एक दिन बेचारे को सुबह से शाम बेचारा मेहनत करता है, एक मुसीबत से उसको संडे की छुट्टी मिली। चुन्नू मुन्नू बोले कि पापा पापा गार्डन ले जाओ। बेचारा और कर ले बेटा शादी नगर में। तो ये शादी करके बोला चल यार गार्डन में जाके है ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। अच्छा तो ये गार्डन में बेंच पे बैठा, चश्मा लगाया और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। और चुन्नू मुन्नू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। चुन्नू मुन्नू बिल्लू पिंकी, ओके ये लोग खेल रहे थे। ध्यान से सुनना, सर आपका दोस्त भी खेलने लग गया? बेटे मुंह, मेरा दोस्त क्यों खेलेगा? मेरा दोस्त इज नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर गेम, ही इज मेंटेनिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम चुन्नू मुन्नू पिंकी एंड बिल्लू। अच्छा लेकिन अगर इन्होंने एक दूसरे के सर पर पत्थर मारने शुरू कर दिए या फिर पड़ोसी के शीशे तोड़ने स्टार्ट कर दिए तो ये इंटरफेयर कर सकता है। वॉचफुल एम्बिवेलेंस। बात समझ में आई या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया? सो इंडिया का कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ही अलग है। आर यू अंडरस्टैंड? सर एक बात बताओ, बाबा साहब से एक बात पूछनी है। क्या होगा सर? ओके सो बाबा साहब, तो एम्बिवेलेंस का अगर अंग्रेजी शब्द मालूम नहीं है तो एम्बिवेलेंस का मतलब होता है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब, इनडिफरेंस का पंजाबी में बहुत अच्छा मतलब है सानू की, है सानू की। अच्छा समझ में आया कि नहीं? आई अंडरस्टैंड? ओह सानू की, हाथ दोगे। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ओके इंडिफरेंस होता है सानू की। पल्ले पड़ा कि नहीं? होगा सानू की। एवरीवन हैज अंडरस्टूड, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। मैंने फर्क नहीं पैंदा। ओके ओके पंजाबी लोग हर चीज में यही बात बोलते हैं, सानू की हाथ दोगे। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सानू की। ओके रशिया ने अटैक कर दिया, सानू की हद होगी सर, सानू की। ओके ऑलराइट, सबको समझ आया कि नहीं? अभी तो मैंने एक दिन अपने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांस है? मम्मी बोली फटे मुंह सानू की। मैंने कहा साढ़े उत्ते थोड़ा ना हो रहा है। मैंने कहा वर्ल्ड एच नहीं रहंदे ऐसी, हद हो गए यार। ओके पल्ले पड़ा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? हाँ ये देखो सोनाक्षी भी लगता है पंजाबी, अस्सी की लेना हद हो गई, उतनी की प्रॉब्लम है। ऑलराइट ऑलराइट तो सर एक प्रॉब्लम है, क्या पहले से सबको मालूम था कि अनअकैडमी आएगा और सिडलाई कोड यूज करके सब लोग समझेंगे? मतलब नहीं, मतलब ये इतना बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट समझाएगा कौन? अच्छा दूरदर्शन पे तो आपकी क्लास आती नहीं, ये बात भी सही है। बेटा बाबा साहेब है, उनसे बड़े जीनियस पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने यही लिख दिया था। कहां लिखा है सर वॉचफुल एम्बिवेलेंस? बेटा वॉचफुल एम्बिवेलेंस नहीं लिखा, सेक्युलर भी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ओड़ी बाबा तुम हिंदू हो, जैसा बिलीव फेथ एंड वर्शिप करना है करो। तुम मुस्लिम हो, जैसा बिलीव फेथ एंड वर्शिप करना है करो। बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, वी आर ओपन टू एवरी बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। हमने लिखा नहीं, हमने एक्सप्लेन कर दिया। द ग्रेटेस्ट जीनियस बोर्न ऑन दिस प्लैनेट वाज द मैन जिसने ये लिखा भी ना, उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको जान तो नमन करो बेटा, साष्टांग नमन करो कि ऐसा ग्रेट आदमी इस देश में पैदा हुआ। लेकिन उनको लोगों ने समझा नहीं, और क्योंकि लोगों ने समझा नहीं इसीलिए ये अमेंडमेंट्स डाली गई। सो सर अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि फिर अगर ये पहले से एक्सप्लेन्ड ही था और पहले से इसको लिखना भी जरूरी नहीं था क्योंकि कंफ्यूजन ऑफ परसेप्शन होता, तो फिर मैडम ने लिखा क्यों? मुझे क्या पता, नहीं आपको तो पता होना चाहिए। So a very great author, Subhash Kashyap, who was a very great constitutional advisor also, he writes the following things. He said, however, Prime Minister Indira Gandhi reintroduced the two words for Odi Baba, for political reasons. The word socialist was added to send a message politically. तो अभी मैं पढ़ा रहा था ना, तो एक अति होशियार प्राणी बीच में से उसने हमारे इसमें कमेंट डाला, सो फिर बाद में लिखा काय को? तो बेटा तुम जहां से सोचना स्टार्ट करो ना वहां तक मैं तुम्हें सब पढ़ा दूंगा, शांति से बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो। ओके तो यहाँ पर मत क्वेश्चन पूछो, तुम जितना तुमको अभी सपने में भी डाउट्स आएंगे ना मैं पढ़ा दूंगा, ज्यादा यहाँ पर इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन मत किया करो। ओके आराम से लिखो।
The word socialist was added to send a message politically that she stood for the poor. The word secular was obviously meant for minorities in the context of birth control programs for emergency period. यानी कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही थी. बहुत ही अच्छी लाइन सुभाष कश्यप साहब बोलते हैं. It says it was not as if constitution was not secular or socialist before the words were added. हम हमेशा से सेक्युलर थे, हम हमेशा से सोशलिस्ट थे, ये हमारे डीएनए में. ओके, इट वाज ओनली पॉलिटिक्स जो मैडम इंदिरा गांधी ने की थी. सेक्युलरिज्म हमारे डीएनए में है. क्या मोहब्बत वर्ड यूज करने से पहले हमें लव नहीं मालूम था? क्या डीडीएलजे आने से पहले हमको नहीं मालूम था कि रोमांस क्या होता है? सब था. ये इंडिया का डीएनए है. इस कंट्री में एसिमिलेटिव पावर्स है, इस कंट्री में अकोमोडेटिव पावर्स है, इस कंट्री में दूसरों को और अपनों में फर्क ही नहीं पता चलता. ये कंट्री का डीएनए ही सेक्युलर है एंड ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजन था. इसका और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस नहीं है. तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि इन वर्ड्स को डालने का कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है? बोलना जिल्च है, जीरो है, वेस्ट ऑफ इंक है. ये केवल राजनीति थी और इमरजेंसी के पीरियड में एक राजनीति का कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं था. मैं अजल से बंदा ये इश्क हूं, मुझे जोद कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर्द तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं. मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाक़ैद दैरो हरम नहीं, मेरा एक नजर तुझे देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं. ये है इंडिया की सेक्युलरिज्म. So be very very proud of the legacy of secularism that we have here. और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने PIL में डाला था, I will move a PIL that inclusion of socialism secularism is unconstitutional. तो ये सारे कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं. So if you notice on this part, हमारा हमेशा से कॉन्सेप्ट सेक्युलर था. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सबको समझ में आया? तो सब्जेक्ट एब्जॉर्ब करो बेटा. रटवाना तो बहुत आसान होता है, एजुकेट कर रहा हूं मैं तुम लोग को. बी एजुकेटेड. इंडियंस को एजुकेशन की जरूरत है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? सर हमको सब समझ में आया. तो मैं जा रहा हूं इंस्टाग्राम पे. कहां जा रहे हो सर? कहां जा रहे हो? इंस्टाग्राम पे. क्यों सर इंस्टाग्राम पे क्यों जा रहे हो? इंस्टाग्राम पे मेरा एक दोस्त क्या मेरे बोला, सिद्धार्थ मैं इंस्टाग्राम पे ना फोटो डालूंगा, फिर मेरे को इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा तेरी शक्ल देखी तूने? पटेटो लगता तू. तो बोला तुझे कुछ आता जाता है नहीं, पटेटो लगता है. मेरे पास ऐप है. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा मालूम है? ऐसे ना मैं इसमें थोड़ा सा मैं पहले अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज करूंगा, फिर मैं मुस्ताच रखूंगा, फिर मैं ऐसा छोटा छोटा यहाँ से भी एक डिंपल भी बना दूं क्या? डिंपल भी बन सकता है क्या? हाँ हाँ सब डिंपल. मैंने कहा लेकिन ये गड़बड़ यार. बोला चुप है, गड़बड़ गड़बड़. इंस्टा पे लोग ऐसे ही होते हैं. ओके, रंग रूप सब बदल जाता है. ओके, मैंने कहा अच्छा. लेकिन अगर तेरे को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट ये बदली हुई शक्ल देखकर आया तो तेरे को नहीं लगता कि ये चीटिंग है? ओके, बोले चीटिंग काय को? तुमने चीटिंग करी तो कोई फर्क नहीं पड़ा. मैंने कहा मैंने क्या चीटिंग करी? बोले क्यों तुमने चीटिंग करी तो ऐसे नहीं किया, तुम भी तो यही करते हो. ये देखो ये देखो, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसे हो गए? ओके, मैंने कहा मतलब तुमने फोटो के साथ छेड़छाड़ी तुमने भी तो की. मैंने कहा मैंने कौन सी फोटो के साथ छेड़छाड़ी की है यार? प्रियम्बल क्या है सिद्धार्थ? प्रियम्बल प्लान है कि समरी है? अरे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, फिर उसकी एक फोटो ली, उस फोटो को समरी को बोलते हैं प्रियम्बल. तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज नहीं किया सिद्धार्थ, लेकिन समरी के साथ छेड़छाड़ कर दी. सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. ओडी बाबू, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये तो सर डेंजर कर दिया सर. इसीलिए बोला जाता है कि द प्लेइंग ऑफ प्रियम्बल को अमेंड करना was a wrong statement. Are you understanding? तो H.H. सिरवई ने बोला था this is like playing fraud on the constitution. क्या बोला गया था? It is like playing fraud on the constitution. Are you understanding this part? प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ी करना अलाउड है, हैं? प्रियम्बल अमेंडेबल है, यानी कि चेंज किया जा सकता है, बट क्या किया जाना चाहिए? नहीं सर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सो H.H. सिरवई, ओके, द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने कमेंट किया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो प्रियम्बल को अमेंड किया था ना, इट इज लाइक प्लेइंग अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये किया जाना नहीं था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है. तो इस बात के लिए तुम्हें याद आएगा कि मैंने 45 मिनट्स क्यों वेस्ट किए थे.
ये समझाने के लिए कि प्रियम्बल प्लान नहीं है, प्रियम्बल समरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? प्लान होता हम सह लेते, समरी के साथ छेड़छाड़ अलाउड नहीं। अब बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो यहां पर हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर सिचुएशन विद रिलेशनशिप टू प्रियम्बल। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, सो इस खुशी में हम लेंगे एक 5 मिनट्स का ब्रेक। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया। थैंक यू स्मिता, गॉड ब्लेस यू। बोल। ऑल ओके फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया समराइजेशन चल रही है, बहुत ही बढ़िया। फटाफट मैं नाम ले लेता हूँ जो समराइज करे। श्रुति, वाजिया, ईशानी, सोनालिका, कनिका, संजना, जागृति, हर्षित, मधुसूदन, वैशु, सौम्या, आदि, शिवानी। यार पूरा पूरा समराइज करो यार। अश्विनी, मेरे को अच्छा बच्चा अवार्ड भेजना होता है यार। ज्योति, खुशबू, इकरा, तुम सबको अच्छा बच्चा अवार्ड भेजा जाएगा। रोहित, विशाल, मीनाक्षी। एक मेरी कोरियर कंपनी है, जल्दी जल्दी कोरियर कंपनी, वो तुमको घर पे अच्छा बच्चा अवार्ड देगी। ओके, तो जल्दी पहुंचाती है वो। अच्छा, ओके, ड्रीम लाइफ, ठीक है, ठीक है सर, ओके। ऑलराइट, अब देखो क्या होता है, इंटेलिजेंट आदमी है ना, कभी भी हो सकता है अच्छा। विजडम आने में टाइम लगता है। क्या मैंने बोला? इंटेलिजेंट ना इंसान कभी भी हो सकता है, विजडम आने में टाइम लगता है। क्या मतलब सर? विजडम और इंटेलिजेंस में बड़ा फर्क होता है। जैसे
इंटेलिजेंट आदमी जिसको बॉटनी आता है ना, उसको मालूम है कि जो टमेटो होता है ना, टमाटर, वो एक फ्रूट होता है, वेजिटेबल नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अगर तुम बॉटनी के एग्जाम दोगे और टमेटो को तुमने वेजिटेबल लिख दिया ना, तो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल से एक आवाज आएगी, बोलेगा वंस अगेन, यानी कि फिर से एग्जाम दो, क्योंकि तुम फेल हो गए। टमेटो एक फ्रूट होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बोलते हैं इसको, ओके। लेकिन विजडम ये है कि टमेटो को, जब टमाटर को काट के खीरे के साथ नमक डाल के देते हैं ना, ओए होए 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 होए, तो उसको फ्रूट सैलेड नहीं बोलते। क्या बोलते सर उसको? उसको तो भी वेजिटेबल सैलेड ही बोलते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये होती है विजडम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझना है सर, इतनी बड़ी विजडम? हाँ बेटा, टमेटो फ्रूट होते हुए भी वेजिटेबल सैलेड का पार्ट होता है। इसको समझने में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी की लगती है, और वो मैच्योरिटी आती है या तो उम्र के साथ, या एक्सपीरियंस के साथ, या फिर रिपीटेड स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स के साथ। नहीं समझ में आया? तो उम्र के साथ तो तुम्हें ये समझ में आ ही जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे, इंटरव्यूज देखोगे, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनोगे, तो तुम्हें उनका शेयर्ड विजडम मिल जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग हो सब लोग नोनू बेबीज। क्या हो सर तुम लोग? नोनू बेबीज। क्या बस नोनू नोनू बेबीज हो तुम लोग सब लोग। तुम लोग कितने साल के हो सर? मैं 22 का हूँ सर, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं 23 का हूँ सर, मैं बड़ा हो गया। मम्मी बोलते हैं आप मेरा बेटा बड़ा हो गया है। 24 का हो गया सर, मैं बड़ा हो गया। 25 का हो गया, मैं बड़ा हो गया। हाँ, मैं बड़ा हो गया सर। पापा बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। ओके, मैं बड़ा हो गया हूँ। नादान परिंदो, पहले तो मुझे तुम पर तरस आता है। 22, 23, 24 साल, 25 साल में तुम इतनी टफ एग्जाम दे रहे हो। यूपीएससी ना इंटेलिजेंट लोगों के एग्जाम नहीं बेटा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यूपीएससी वाइज लोगों के एग्जाम। मैंने जितने टॉपर्स का इंटरव्यू लिया ना, वो एवरेज टू अबव एवरेज स्टूडेंट से, लेकिन उनकी बातें उनके उम्र से 10 साल ज्यादा मैच्योर थी। सर अब हम क्या करें? 35 की उम्र में एग्जाम दें सर? नहीं, आप बता दो सर। नहीं बताओ। नहीं बेटा, ये करो, शोल्डर ऑफ जायंट्स पे पढ़ो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एडिटोरियल्स पढ़ा करो, इंटरव्यूज देखो, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के व्यूज को ऑब्जर्व करो। जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा है, जो कि ठीक भी है, कि चित्रांश पूछ रहा है सर समरी अमेंड नहीं हो सकती है, तो फिर अमेंड कैसे किया? मैंने बोला बेटा प्रियम्बल अमेंड नहीं, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, किया नहीं जाना चाहिए। वैसे ही जैसे कि एक फादर उठाकर बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मार सकता है, लेकिन मारना नहीं चाहिए अननेसेसरी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो ये विजडम से आता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सबको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood. तो ये मैच्योरिटी तुमको समझनी पड़ेगी। Are you understanding this part? So इस एग्जाम को पास करने के लिए इंटेलिजेंस की नहीं, विजडम की जरूरत है। Are you understanding this one? सर हमको आप समझ में आ गया। धीरे 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 अगर तुम मेरी बातें मानते रहो, मैं तुम्हें बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अलाउ मी टू बी एरोगेंट, इस एग्जाम को मेरे रास्ते क्रैक कर जाओ। Are you understanding? जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपके बाद किसी फिजूल अपने से कम इंटेलिजेंट या एकम्प्लिश्ड या एजुकेटेड पर्सन से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आया? तुमको सीखने के लिए हमेशा सर ऊपर करके अपने से ऊंचे, अपने से ज्यादा एकम्प्लिश्ड, अपने से ज्यादा ज़हीन, अपने से ज्यादा वाइज आदमी से बात करनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो सर किससे मिले? मिलने की जरूरत नहीं बेटा। किताब बहुत बड़ी चीज है, एडिटोरियल बहुत बड़ी चीज है। अगर जब मुझे द हिंदू में एडिटोरियल लिखने को बोला था, तो जब मैंने रोशनी एक्ट पे आर्टिकल लिखा था, तो सिद्धार्थ अरोड़ा, एडवोकेट सिद्धार्थ अरोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ना अन अकेडमी एजुकेटर, पॉलिटी एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने वो आर्टिकल लिखा था। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब मैं वो आर्टिकल लिखूंगा तो अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो मेरी इज्जत की बात हुई, तो उस एक एडिटोरियल में मेरी सारी नॉलेज तुमको मिल जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ आया? तो उसका एक ही तरीका ये है कि इन वीडियोस को कम से कम 4-4, 5-5 बार देखो, और इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं बेटा। सर हम ना स्कूल में ना टॉप करते थे, हम ना कॉलेज में टॉप करते थे। बेटा स्कूल में तुम्हारे साथ क्या क्या मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तुमने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा, ये तो जग जाहिर है। ओके, आता जाता है नहीं। बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद भी कोई नाम की चीज होती है। कॉलेज में तुमने कैसे पास किया और तुमने क्या, मैंने भी कैसे पास किया मुझे ही मालूम है। ओके, तो कुछ पढ़ाया नहीं गया, कुछ पढ़ा नहीं गया, अब ये मौका है, पढ़ डालो। इन वीडियोस को 4 बार देखो, हर वर्ड के रिटन नोट्स बनाओ, तब तुम्हारा चांस 100% रियलिटी में बदलने का चांस है, वरना तो बेकार है।
तो अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं द सेकंड लास्ट पार्ट, और द सेकंड लास्ट पार्ट में है सर अब हम लोग कहाँ आ गए, तो हमने ये सारे वर्ड्स खत्म कर दिए। अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था सर, पहला आपने बोला था सोर्स ऑफ पावर पता चलेगा, यस और नो। फिर हमको पता चलेगा नेचर ऑफ इंडिया, क्या पता चलेगा सर, नेचर ऑफ इंडिया। फिर हमें पता चलेगा ऑब्जेक्टिव्स, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इंडिया अपने सिटीजन्स को क्या देना चाहता है। एंड फाइनली द 26th day of November 1949, यानी कि द डे that we adopted, enacted and gave to ourselves this constitution। मुझे ऐसे उम्मीद है क्या कि तुमने प्रीएम्बल रख लिया है अभी तक। ओके सो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सर आपको जस्टिस दिखाई नहीं दे रहा, बेटा दिखाई तो अपन को सब दिखा है, लेकिन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहेब के दिल के बहुत करीब था। क्या बात करो सर, यस। सो बाबा साहेब वाज, और ज्यादातर उस टाइम पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसोफर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत अफेक्टेड थे। इनफैक्ट जो लोग मुझसे पीएसआई पढ़े तो मैं मालूम है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी थी विद रिलेशनशिप टू लिबरलिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक बहुत बड़ा टैग मार्क है, कुछ लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ नहीं करते। सानू की ये बात भी सही, आई यू अंडरस्टैंड। सो द कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 टैग वर्ड्स यूज किए थे। तुम्हें तो फ्रेंच आती नहीं, मेरे को तो आती है। उसको बोलते हैं लिबर्टे, एगलिटे, फ्रेटर्निटे। क्या बोलते सर? लिबर्टे, एगलिटे आणि फ्रेटर्निटे। की है सर, सर ऐसे फ्रेंच मत बोलो, फ्रांस वाले अपना रफेल वापस मांग लेंगे। ओके हद कर दिया सर, ऐसे बोलते फ्रेंच। ओके अच्छा ऐसे नहीं बोलते, हाँ सर इंग्लिश में बोल देते उसको, उसी को बोलते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर आप फ्रेंच नहीं बोला करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में? यस सर, ये ठीक है। सो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। चलो एक मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ पर जुबैर जब रिजवाना को पूछता है हाउ आर यू, तो ये इंट्रापर्सनल टॉक हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो जस्ट टू इंश्योर कि ऐसा हमारी क्लास में दोबारा रिपीट ना हो, ओके मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा गिफ्ट देना चाहूंगा। ओके बाय बाय। ओके ऑलराइट सर, ऑलराइट टेक केयर। ऑलराइट सो कितने प्यारे हो सर आप, बहुत। ओके सर, ओके सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ओके सर सो आगे देखते हैं। सो पहला वर्ड इज लिबर्टी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड सर, हमको चाहिए आजादी, 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 हमको चाहिए लिबर्टी। नादान परिंदे, जिस आजादी को तुम मांग रहे हो ना वो लिबर्टी नहीं है। फिटे मुंह सर की क्या देने हो, हमको आजादी चाहिए नहीं बेटा, जो तुम मांग रहे हो ना वो फ्रीडम मांग रहे हो। अच्छा हमको चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम। सर लिबर्टी और फ्रीडम एक को नहीं होंगी? नहीं बेटा, फ्रीडम और लिबर्टी में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं तुम्हें ये समझाऊंगा ताकि जब तुम अगली बार से चिल्ला के बोलोगे तो करेक्ट चीज मानना। अच्छा सर, सर आप तो ना सारा मूड खराब कर देते हो सर, पूरा प्रोटेस्ट ही बर्बाद कर दिया सर आपने, ऐसे करते हो सर, पूरा सारा इंप्रेशन ही खराब कर दिया। ओके सो लिबर्टी और फ्रीडम में, लिबर्टी वर्ड में एल से लॉ याद रखना। क्या याद रखना सर? लिबर्टी में एल से लॉ याद रखना। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। क्या सर? सर हमको चाहिए आजादी, आजादी। जब मैं पैदा हुआ था ना सर मैं आजाद था। ओके वो हवा में उड़ता जाए सर, ऐसे मैं उड़ता था हवा में। वेरी गुड सर। लेकिन बेटा तू जंगल में तो पैदा हुआ नहीं था, तू सोसाइटी में पैदा हुआ था, तू स्टेट में पैदा हुआ था। गवर्नमेंट है, नेशन है, सिविलाइज सोसाइटी है, यहाँ पर लॉ होता है। अच्छा आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर हवा में उड़ता जाए ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो सपोज मेरा एक फ्रेंड है, वो बोले मेरे को आजादी चाहिए, तो आजादी है, मेरे को गन खरीदने की है सर। अपन एक गन लेगा और अपन गन से ना रास्ते पे खड़े होके फायर करेगा। अपन फ्री है सर, अपन को आजादी मांगती है, अपन फ्री है। बेटा नायक नहीं खलनायक है तू, वैसा हो जाएगा तेरा हाल। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इंडिया में ऐसा काम अलाउड नहीं है। इंडिया में लॉ है, वी हैव एन आर्म्स एक्ट। ओके तो तू ये काम कर नहीं सकता। देखो गन खरीदने की है सर, लाइसेंस होना मांगता है। गन खरीदने की है सर, बट ओनली इन पर्टिकुलर प्लेसेस। सेल्फ डिफेंस में तेरे को यूज करना अलाउड है। अगर तूने विदाउट फॉलोइंग लॉ तूने फ्रीडम पाने की कोशिश की तो नायक नहीं खल नायक है तू। सबको समझ में आया या नहीं? सो व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी इज द फ्रीडम टू डू। सर वही तो मैं बोल रहा था, सेम होता है। फ्रीडम टू डू व्हाट लॉ अलाउज यू टू डू।
ओडी बाबो, समझ में आया या नहीं समझ में आया? Everyone has understood this or not? Liberty is the freedom to do what law allows you to do. हाँ सर, अगर कानून अलाउ कर रहा है उस चार दीवारी में तुम्हें जो करना है कर डालो। समझ में आया या नहीं? सर ये आपने डेफिनेशन बनाई, मैं नहीं बनाता। मेरा फ्रांस में एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, उसका नाम था मोंटेस्क्यू, जिसने ये बात बोली थी। लिबर्टी इज द फ्रीडम टू डू व्हाट लॉ अलाउज यू टू डू। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? लिख लिया सबने? तो सबसे पहले गलतफहमियां हटा देना कि लिबर्टी इज द फ्रीडम टू डू व्हाट लॉ अलाउज यू टू डू। तो लिबर्टी एक लीगल कॉन्सेप्ट है। Are you understanding? It is primarily a legal concept. Are you understanding? Everyone has understood. So L से L याद रखना, और लिबर्टी से फिर एक और L याद आता है। क्या सर? It is limited freedom. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सब कुछ याद रहेगा। L से लॉ, L से लीगल, L से लिमिटेड फ्रीडम। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? ऐसे पढ़ते पॉलिटी। समझ में आया? इतनी मोटी मोटी किताबों में जो लिखा है मैं तुम्हें 2-2 मिनट में समझाया जा रहा हूँ। अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, ओके, बाहर खड़े हो जाना बालकनी में या गार्डन में या जहां पर भी, और चिड़ियों को दाना देना और पानी पिलाना कि तुमने कुछ तो पुण्य अच्छे किए थे जो तुम मेरी क्लास में बैठे हुए हो। सरहद हो गई यार, इससे डबल फायदा हो जाएगा। तो चिड़िया लोगों को फायदा हो जाएगा, एक तुम्हें तुम्हारा हिसाब पूरा होगा। सो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सर आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है? नहीं बेटा, लॉ अलाउ करेगा उतना ही बोलना अलाउड है। अगर तुमने कुछ इंडिसेंट बोला, देश के खिलाफ कुछ बोला, मोरालिटी के खिलाफ बोला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला, बहुत भारी पड़ेगा। सर अपन कुछ भी बिलीव, फेथ एंड वर्शिप कर सकता है? नहीं बेटा, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, द स्टेट कैन इंटरफेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? लिबर्टी है, फ्रीडम नहीं है। पल्ले पड़ा या नहीं? सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि प्लेन ऊपर से जा रही है? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझे? सब्जेक्ट समझते कैसे? यस सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। पल्ले पड़ गया? हाँ सर, सर हमको समझ में आ गया। Everyone has understood this or not? Very good, sir. So everyone has understood this part. Very good, sir. So जो liberty है ना सर, liberty, हाँ सर liberty, okay. गिरधरी बोले सर थॉट में तो सब कुछ सोच सकते हैं ना बेटा? हाँ बेटा, तू सब कुछ सोच बेटा, बहुत बढ़िया, तू सब कुछ सोच। तुम लोग च्यवनप्राश के पैकेट क्यों नहीं मंगवाते, डिस्पोजेबल पैकेट्स? रोज सुबह उसके सैंडविच खाया करो, ऐसे पॉपअप टोस्ट बना के उसे सैंडविच तो वो लगा के खाया करो सर। डाबर का ले लो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही बढ़िया। मेरे को लगता है इस मॉनसून ना भगवान ने हमारे देश के ऊपर च्यवनप्राश की वर्षा करनी चाहिए। हाँ सर, बहुत जरूरी है सर। ऑलराइट सर, अब आगे समझते हैं। अब लिबर्टी, एक मेरा दोस्त है, अच्छा अब ध्यान से सुनना, ठीक है? लिबर्टी पे क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिबर्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी? तो बहुत सारे लोगों को, नादान परिंदों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए पहले लिबर्टी को दो कॉन्सेप्ट में समझा करो। एक होता है नेगेटिव लिबर्टी, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। ये क्या बात हुई सर? नेगेटिव को नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ करने से मना करता है, अच्छा, डोंट डू समथिंग, अच्छा। और पॉजिटिव को पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ करने को बोलता है। जैसे मेरे पापा मेरे को बोलते हैं, बेटा रोज सुबह 4 बजे उठा कर, तो ये पॉजिटिव ऑर्डर हुआ। फिर मम्मी जो है वो मेरे को बोलती है, बेटा घर में के बाहर देर तक मत रहा कर, ये नेगेटिव हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो बात अलग है कि मैं दोनों की नहीं मानता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हाँ, वो अलग बात है सर, उसके बाद अलग बात। सो व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी? नेगेटिव लिबर्टी बोलता है don't take away or don't arrest or don't put under custody or don't put under jail or don't put under detention any person or any citizen without following procedure established by law. तो स्टेट को क्या बोला जा रहा है? स्टेट को बोला जा रहा है बाबा किसी को भी है ना अरेस्ट नहीं करने का, कस्टडी में नहीं डालने का, जेल में नहीं डालने का, उसकी फिजिकल लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं लेकर जाने का। तो ये तुमने देखा ही होगा
ये हम 21 जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे कि बेल देनी जरूरी होती है, वारंट होना चाहिए अरेस्ट के टाइम पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करा। ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है गिव और डू समथिंग to provide an environment, provide a society where every citizen can become the best version of themselves. सर जैसे यार एक सिटीजन है, ओके, एक सिटीजन है, वो तो सर आजाद घूम रहा है गली गली में फिरता है, तो वो तो गली गली में घूम रहा है सर, वो तो आजाद है, यानी कि उसको नेगेटिव लिबर्टी से कोई टेंशन नहीं। हाँ बेटा, लेकिन वो एक स्पोर्ट्समैन है यार। अच्छा, वो इंडिया के लिए बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता है। अच्छा, बट सर वो आजाद है। आजाद तो है मेरे बच्चे, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसी सोसाइटी नहीं है, उसके पास कोई स्टेडियम नहीं है, वो कैसे अपना बेस्ट वर्जन बनेगा? पूरी बाबू सर, मैं म्यूजिशियन हूं। स्टेट को बोला जा रहा है, स्टेट यार ये म्यूजिशियन है, इसको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसको बेस्ट एनवायरनमेंट दो ताकि इसके पास स्टूडियो हो, म्यूजिक सीखने की फैसिलिटीज हो, ये बेस्ट वर्जन बन सके। सर मेरे को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है सर, मैं बहुत स्टूडियोस हूँ, यूनिवर्सिटीज बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, अन अकेडमी का सेट लाइव कोड दूरदर्शन पे डालो। हाँ सर ये ज्यादा हो गया सर, अच्छा सॉरी, अच्छा whatever. Either ways, everyone has understood this part. So become the best version of themselves. This is positive liberty. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone. So negative and positive दोनों concept of liberty is very very important. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So please remember, positive liberty is that the state must give the environment of the society to become the best version of themselves, to develop oneself fully. क्या लिखा है? सब लोग लिखेंगे क्या सर? To develop oneself fully. तो मैंने स्टेट को फोन किया, किसको फोन कर दिया सर? स्टेट को फोन किया। सर आप स्टेट को कैसे फोन कर सकते हो? मैं सबको फोन करता हूँ। मैंने स्टेट को बोला, मैंने कहा तुमने हमें लिबर्टी नहीं दी। बोला कैसी बात कर रहे हो यार, हमने तुम्हें जेल में डाला हुआ है क्या? हमने तुम्हें अरेस्ट किया हुआ है क्या? हमने तुम्हें डिटेन किया हुआ है? मैंने कहा नादान परिंदो, सिर्फ यही तुम्हारा काम नहीं है, ये भी तुम्हारा काम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो दोनों ही कॉन्सेप्ट जरूरी है, ओके, that you give us negative as well as positive liberty. यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं समझ में? So the term liberty, negative concept में मिला है, means an absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for development of individual personality. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So the point here is, ये हो गया negative definition, ऐ हो गई positive definition. पल्ले पढ़ रही है नहीं पल्ले पढ़ रही है? यस सबको समझ, everyone has understood this part. Are you understanding this part? सबको समझ में आ गया? So Constitution of India secures to all citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सीधा दिल में उतर गया जी सर, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस इन दिस मैनर विशाल। दिल में पढ़ाई उतर रही है बेटा? नो दिल में मत उतार बेटा, दिल के लिए तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये दिल के लिए रख बेटा, इसको दिमाग में उतार। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? सबको समझ में आ गया? अगला सर, अगला इज इक्वालिटी। सर मेरे को इक्वालिटी बहुत अच्छी आती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। सर क्या है? सर 1 + 1 = 2 is equal to 1 × 2 is equal to 4 divided by 2 is equal to 10 divided by 5, ये सब 2 है। और मैथ्स तुम्हें सीसेट पढ़ा? मैंने सुना सीसेट बड़ा टफ है। अच्छा क्या बात कर, मैं तुम्हें सीसेट पढ़ाऊं क्या? सीसेट को ऑप्शनल पढ़ा लेता हूँ। सीसेट को, मैथ्स को ऑप्शनल? सर रहने दो सर, रहने दो सर, छोड़ दो सर, जाने दो सर, मुंह माया के जाल से। अच्छा सर, ओके सर। तो बेटा ये जो तुमने अभी इक्वालिटी पढ़ाई है ना, ये इक्वालिटी हमारे यहाँ है ही नहीं। कैसी बात है सर? इक्वालिटी होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? तो इक्वालिटी और इक्वालिटी में बहुत फर्क है सर, ओके। और इस इक्वालिटी और इक्वालिटी के लिए मेरे को तुमको एक पिक्चर दिखानी पड़ेगी। दीवार। सर अमिताभ बच्चन? हाँ। शशि कपूर? हाँ वही वो नहीं है, पिक्चर है, सारा दिन पिक्चर देखते रहो। ये मेरी दीवार है, सेड लाइफ की दीवार। अच्छा, ये दीवार हमारे स्टूडेंट से कई बार देखी है, इतने बार देखी है कि ये लोग जब हिंदी पिक्चर में अमिताभ बच्चन साहब को दीवार में देखते तो भी उनको यही दीवार याद आती है। क्या बात कर रहे हो? तो जो लोगों ने आज तक ये दीवार नहीं देखी, आपका स्वागत है। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ सेड लाइफ, ओके।
तो ये एक दीवार है, ओके, ध्यान से सुनना। ये दीवार की हाइट 6 फुट है। ओह 5 फुट कर लेते, 6 फुट ज्यादा होगी। तो पहला मेरा एक दोस्त है जो 6 फुट 5 इंच का हाइट का है। क्या बात कर रहा है सर, इतना लंबा? ओह यस। मैंने बोला भाई इस साइड पे मैच चल रहा है, मैच, ओके, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, ओए होए, और बॉलिंग कौन कर रहा है? बॉलिंग मैं कर रहा हूँ, ओए होए, मैं बड़े अच्छे बॉलिंग करता हूँ। अच्छा, मैं सारी बॉल वाइड करता हूँ, कोई नहीं खेल पाता। ओके, विराट कोहली भी नहीं खेल पाएगा, हाथ दिया, अनप्लेएबल बॉल। ओके, बॉलिंग है सर, अनप्लेएबल बॉलिंग है। ओके, ऑलराइट, 4 फुट दूर फेंकता हूँ बॉल में। तो ये जो है ना, ये 6 फुट 5 इंच का बंदा है, ये बिंदा जैसा खड़ा होता है, इसको ऐसा पूरा मैच दिखाई देता है। अच्छा, एक और मेरा दोस्त है, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये 4 फुट का है। ओहो, नूनू बेबी है, हाँ ये नूनू बेबी। और एक और मेरा फ्रेंड है, ये इसको एक, ये व्हीलचेयर पे, इसको चोट लग गई। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैच नहीं देख पा रहा, ये मैच देख पा रहा है, ये भी मैच नहीं देख पा रहा। सर इक्वालिटी है ना सर, स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट ने सबके लिए दीवार बराबर बनाई है? नहीं बेटा, वी डोंट हैव टू डू इक्वालिटी, वी हैव टू रीच इक्वालिटी। लैंग्वेज समझ में आई या नहीं समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने क्या बोला? वी डोंट हैव टू डू इक्वालिटी, वी हैव टू रीच इक्वालिटी। पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा? सर पल्ले पड़ा मतलब जो पहला 6.5 फुट वाला दोस्त है, इसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, स्टेट इसको कोई हेल्प नहीं देगा। जो मेरा 4 फुट वाला दोस्त है, उसके लिए एक स्टूल भिजवाया जाएगा, टेबल भिजवाया जाएगा, बोलेगा भाई इस 2 फुट वाले टेबल पे खड़े हो जाओ। और जो मेरा ये वाला दोस्त है जो व्हील चेयर पे है, इसके लिए पूरा 6 फुट का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ओ सर, इसको 0 हेल्प, इसको 2 फुट की हेल्प, इसको 6 फुट की हेल्प, ये तो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी नहीं है बेटा, इट इज इक्विटी। क्या है सर ये? इट इज इक्विटी। इक्विटी मतलब जिसको जितनी नीड होगी उतनी उसको हेल्प की जाएगी। 6 plus 0 is equal to 6. 4 plus 2 is equal to 6. 0 plus 6 is equal to 6. We have reached equality. समझ में आया या नहीं? India's concept of equality is equity. पल्ले पड़ा या नहीं? तुम्हारे तो नसीब अच्छे है, तुम लोग कौन सी बुक पढ़ते तो तुमको ये समझ में आता है। तो ये एक ही बार में सब्जेक्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। यू हैव इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज इक्वालिटी नहीं इक्विटी। इट इज नॉट अरिथमेटिक इक्वालिटी, इट इज इक्वालिटी। इसी इक्वालिटी के बेसिस पे ना बेटा सोशल डेमोक्रेसी आएगी। क्या आएगी सर? सोशल डेमोक्रेसी आएगी। क्या आएगी मेरे बच्चे? सर सोशल डेमोक्रेसी आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे तो सोशल डेमोक्रेसी कैसे? सर एक ना 7th या 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसमें ना एक कांता थी, कांता। तो कांता लाइन में खड़ी थी, ओके, फिर उसकी फ्रेंड भी लाइन में खड़ी थी। कौन सी लाइन है? उसके सेठ जी भी लाइन में खड़े थे, टीचर भी लाइन में खड़े थे, बिजनेसमैन भी लाइन में खड़े। कौन सी लाइन है यार? वोटिंग की लाइन है सर, वोटिंग की, इलेक्शन की लाइन है। ओह, इसमें सर इक्वालिटी है, एक्चुअल इक्वालिटी। हाँ, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम रिच हो, तुम पुअर हो, तुम मेल हो, फीमेल हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सानू कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एक्चुअल इक्वालिटी मिलेगी इन वोटिंग राइट्स। इससे क्या इंश्योर होगा सर? इससे इंश्योर होगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्या इंश्योर होगा सर? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब थैंक यू, हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपने दे दी। बाबा साहब ने बोला क्या करेगा सिद्धार्थ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेकर? मैंने कहा बाबा साहब इक्वालिटी, सबको पास वोटिंग राइट्स है। बोले सिद्धार्थ फिर तूने आगे का चैप्टर पढ़ा क्या? फिर कांता ने वोटिंग किया, सेठ जी ने वोटिंग किया, सबने वोटिंग किया, बाहर गए। कांता के पास खाने को पैसे नहीं, सेठ जी के पास बंगला है, कांता के पास अपने बच्चे के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा कहां से उठाएगी? क्या फायदा? मैंने कहा हाँ बाबा साहब क्या फायदा? बोले जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ये फायदा नहीं होने वाला। मैंने कहा बाबा साहब लेकिन प्रॉब्लम है ना। मैंने कहा बाबा साहब सब सोशल डेमोक्रेसी कैसे लेकर आएंगे? कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई एजुकेटेड है, कोई रिच है, कोई पावरफुल है, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कैसा आएगा? यहाँ तो आपने 1 + 2 = 3 कर दिया था,
यहां कैसे करेंगे? बाबा साहब ने बोला इसीलिए मेरे बच्चे मैंने प्रोवाइड किया है इक्विटी। अमीर को जरूरत नहीं है उसको मदद नहीं की जाएगी, जिसको रिजर्वेशन की जरूरत है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसको सब्सिडी की जरूरत है उसको सब्सिडी दी जाएगी, ताकि एक दिन वो आए कौन सा सर? वो आए जब हम इक्वालिटी अचीव कर जाए। ओरे बाबा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यूजलेस है अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। सो द टर्म इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल privileges to any sections of the society, provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination, equality of status and opportunity, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है। ये जब तक हम लोगों को सोशल डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। तो एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैंने बाबा साहब को पूछा, मैंने कहा बाबा साहब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है? तो बाबा साहब ने बोला नहीं, ना ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है ना ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक सोशल डॉक्यूमेंट है। मैंने जो लिखा है वो लिखा लीगल लैंग्वेज में है सिद्धार्थ, लेकिन बाय फार इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट। जब हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय फार इज अ सोशल डॉक्यूमेंट written in a legal language. Are you understanding this part? So जब तक इक्वालिटी हमको समझ में नहीं आएगी तब तक हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। Everyone has understood. So मेरा बच्चा बात यहाँ पे है कि सब्जेक्ट को पहचानो। पॉलिटी ना राज्य व्यवस्था होती है, ये रटने की चीज नहीं, ये एब्सॉर्ब करने की चीज है। सोचो यार 1950 में जब बाबा साहब पहली बार या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उनके सर पे कि उन्होंने इस देश के उस गरीब जनता का सपने पूरा करना चाहिए था, जिन्होंने 250 साल अंग्रेजों के प्रैक्टिकली स्लेव्स की तरह जिंदगी काटी। और हमारे ब्रिटिश जमाने में लिखा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। हमारे देश में हम सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह काम कर रहे थे, हमें जूते की नोक पे रखा गया। और फिर वो बड़ा दिन आया जब हमने चिल्ला के बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अरे तुम लिखते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड ना, आज हम रिजॉल्व कर रहे हैं कि हम लोग सॉवरेन है। कितना बड़ा दिन रहा होगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी। 250 साल में 10-12 जनरेशन होती है बेटा। हम पिछली बार कब आजाद थे हमें याद नहीं, हमारा सेल्फ एस्टीम जीरो हो चुका था, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। आज जिम्मेदारी, आज हम चिल्ला रहे हैं वी द पीपल। अगर ये चीजें तुम्हें गूज बम्प्स नहीं देती तो तुम्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? एवरीवन सब्जेक्ट समझो बेटा, ऑब्जॉर्व करो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट ऑब्जॉर्व करो। तुम्हारे ऊपर इस देश की बड़ी उम्मीदें हैं। द नेक्स्ट जनरेशन, जो यंगस्टर्स की जनरेशन है, बड़ी उम्मीदें हैं। अगर तुम मेरी क्लास से जाकर रट के चले गए तो क्या फायदा हुआ? किसी से भी पढ़ लेते, कहीं से भी रट लेते, स्टडी मटेरियल रट लेते, टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल होता है। मुझसे पढ़ोगे तो एजुकेट होके जाना, समझो। फिर एग्जाम तो तुम तोड़ ही दोगे, जिंदगी भी जीत जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस देश के काम आओगे। इस देश को जरूरत है द नेक्स्ट जनरेशन which is a powerful, educated, informed and an emotional generation. लोग बोलते हैं इमोशनल मत हो जाओ, इमोशनल मत हो जाओ। अच्छा, अगर भगत सिंह इमोशनल ना होता ना तो वो जमींदार का बेटा था, वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट के चला जाता। ओके, इमोशनल था वो बंदा। तो जब उसकी पहली जमानत थी ना, उसके फादर ने तब 60,000 रुपए की जमानत दी थी। 1924 की बात है, 1921 की बात है, जब 24 की, सॉरी 1924 में जब उसकी पहली जमानत थी तो 60,000 रुपए की। 60,000 1924 में क्या होता है सोच ही सकते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक्स आता ही है। और वो लड़का जवानी में 23 साल की उम्र में फांसी पर हंसते हंसते लटक गया और उसके अपने प्रिजन सेल में लिख कर गया था, तुझे ज़िबा की खुशी मुझे मरने का शौक, तुझे ज़िबा की खुशी मुझे मरने का शौक, मेरी भी वही है मर्जी जो मेरे सय्याद की है। अनबिलीवेबल यार, तभी शहीद आजम बने। हंसते हंसते लटक गए बेटा वो। और हम बोलते हैं इमोशनल नहीं होने का, इमोशनल होने का। सो मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब लिबर्टी दे दी, इक्वालिटी दे दी, फ्रेटर्निटी दे दी। फ्रेटर्निटी क्या होती है? बोले सिद्धार्थ, मैं चाहे कश्मीर में रहूं, चाहे आसाम में रहूं, चाहे केरला में रहूं, चाहे उत्तराखंड में रहूं, चाहे दिल्ली में रहूं, चाहे गुजरात में रहूं, अगर इंडिया मैच जीतता है ना तो हम सब चिल्लाते हैं। इंडिया के ऊपर कोई अटैक करता है ना तो हम सब खड़े हो जाते हैं। इंडिया में फ्लड्स आते हैं ना तो हमारा दिल दहल जाता है। कहीं पर बस गिर जाती है ना तो हमारा दिल दहल जाता है। जब खुशी होती है ना तो खुशी होती है, हम सबकी होती है। दिस इज ब्रदरहुड। ओके, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ,
जैसे ही तुम्हें कोई इंडियन दिखता है ना, सारा वीजा भूल जाता है, बोलते ओ प्रवा कितना, ओए होए, गले दिल करता है सर। वहीं पर सर इंडिया याद आता है जब घर से बाहर जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। दिस इज आवर ब्रदरहुड। और जो ब्रदरहुड है ना सिद्धार्थ, वो हमारे सिंगल सिटीजनशिप से दिखाई देता है। इंडिया में कोई सिटीजन ऑफ केरला नहीं है, सिटीजन ऑफ कर्नाटका नहीं है, सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, सिटीजन ऑफ असम नहीं है, सिटीजन ऑफ यूपी नहीं है, सिटीजन ऑफ बिहार नहीं है। वी आर ऑल इंडियंस, वन फॉर ऑल फॉर वन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम करेंगे हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा हमारा, फ्रेटर्निटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैंने कहा बाबा साहेब लिबर्टी दे दी, इक्वालिटी दे दी। अगर लिबर्टी होती और इक्वालिटी ना होती तो बाबा साहेब बोलते बेटा फिर हर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अपनी उड़ान उड़ता, अपनी डेवलपमेंट करता। हाँ, जो ज्यादा इंटेलिजेंट था सिद्धार्थ, वो ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ता। हाँ, जो कम इंटेलिजेंट होता वो कम उड़ान उड़ता। जो ज्यादा स्ट्रांग होता वो ज्यादा पावरफुल हो जाता, वीक और वीक हो जाता। यानी कि अगर लिबर्टी हो और इक्वालिटी ना होना तो द डोमिनेंट फोर्सेस और डोमिनेंट इंडिविजुअल्स वीकर इंडिविजुअल्स को सप्रेस कर देंगे। हाँ यस सर, वीक को सप्रेस कर देंगे। यस सर, बिल्कुल सही बात है सर, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बाबा साहब इक्वालिटी दे दो, लिबर्टी ले लो। नहीं बेटा, अगर पल्लवी मेहनत कर रही है तो वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएगी। उसने बहुत हार्डवर्क किया सर। ओके, अंकित हार्डवर्क कर रहा है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएगी। शिवानी हार्डवर्क कर रही है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हार्डवर्क। अगर मैं बोलूं कि चाहे तुम काम करो चाहे ना काम करो, तुम सब लोग एग्जाम पास करोगे। नहीं सर नहीं, लोगों ने ना सर कंबल तान के सो जाना है फिर। यस, अगर इक्वालिटी हो और लिबर्टी ना हो तो इंडिविजुअल एंटरप्राइज और इंडिविजुअल एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? So liberty without equality is going to lead to domination by a few individuals against the others who are weak. Equality without liberty is going to suppress individual efforts and individual excellence. और सिद्धार्थ, लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही मिल जाए, हाँ बाबा साहब, फिर हम बहुत एंजॉय करेंगे। यूजलेस है अगर हम अपने देश के काम ना आ पाए। हाँ, अगर मैं करोड़पति हो जाऊं और मैं अपने भाइयों के साथ उन पैसों को शेयर ना कर पाऊं, अगर मैं बहुत सारे आम खरीद के लाऊं और बड़े मीठे आम हो और मैं अरे परिवार के साथ मिल बैठ के ना खाऊं, क्या फायदा? आई होप यू अंडरस्टैंड। So liberty without equality is useless. Equality without liberty is useless. Liberty and equality without fraternity is of no use. सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे आंसर दे दिए, तुम एक्चुअली मेंस में भी आंसर दे सकते हो। प्रीलिम्स को छोड़ो, मैंने तुम्हारा मेंस का भी कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? सर एकदम समझ आ रही है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? So fraternity is the spirit of brotherhood. Okay, is the spirit of brotherhood, promotion of which is absolutely essential in a country. Spirit of brotherhood is very very essential. Are you understanding this or not? So दोनों तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने बाबा साहब को फोन किया, फिर से सर आप बाबा साहब को फोन कर देते हो। मैंने कहा बाबा साहब, थैंक यू श्रुति, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू श्रुति, गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू अंकित, गॉड ब्लेस यू। नाउ मैंने बाबा साहब को फोन किया, मैंने कहा बाबा साहब एक बात मुझे आपके बारे में मालूम है। बाबा साहब बोले बोलो क्या है? मैंने कहा आप ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत बड़े फॉलोअर हो, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत इंप्रेस है। बाबा साहब ने बोला लेट नो वन से दैट माय फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। माय फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन रिलीजन। मैंने कहा रिलीजन? बोले यस, वो रिलीजन जो ह्यूमैनिटी प्रीच करता है, वो रिलीजन जो इक्वालिटी प्रीच करता है, वो रिलीजन जो इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट देना सिखाता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बेस्ड होगा। दिस इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो एक बहाना है हमें इक्वालिटी तक,
ह्यूमैनिटी तक, सेल्फ रिस्पेक्ट तक जाना है। मैंने कहा बाबा साहब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं ना वकील हूं ना, तो मेरी तो नजर में ऐसे ही है। जो पहला वर्ड यूज हुआ वो यूज हुआ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रशियन रेवोल्यूशन से निकला। तुम्हें रशियन नहीं आती ना, मेरे को आती है। ये देखो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सो रशियन रेवोल्यूशन से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया जस्टिस का। और रशियन रेवोल्यूशन की टैगलाइन थी, दिस वाज रशियन रेवोल्यूशन की टैगलाइन वाज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। मैंने कहा बाबा साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन है अपन को। कंफ्यूजन, मेजर कंफ्यूजन है। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपने पहली लाइन लिखी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। आपने पहले लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिखना चाहिए था, उसके बाद आपने लिखना चाहिए था जस्टिस। बाबा साहब बोले नहीं, नहीं। ओके, एक्चुअली सिद्धार्थ तुम्हें मालूम है ये क्या है? ये कैसे, पहले मेरे को ड्राइंग बनाने दो। ये कैसे, ये छाता है, अम्ब्रेला, फिट एंड मूव सर। ऐसा कैसा अम्ब्रेला होता है? अरे बहुत सॉलिड अम्ब्रेला है, देखो ये ऐसा नया अम्ब्रेला बना है, डिजाइनर अम्ब्रेला। अच्छा ये अम्ब्रेला है, अच्छा सर भगवान ना करे ये अम्ब्रेला लेकर हम कभी जा रहे हो और बारिश आ जाए। अच्छा ठीक से नहीं बना ना, वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। अच्छा तो एक्चुअली जस्टिस इज पैरामाउंट, बाकी सब उसके अंडर डाले जा सकते हैं। कैसे सर? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अच्छा चलो सोसाइटी में घूमने चलते हैं, ठीक है सर। क्या सर? सर एक गरीब आदमी है, उसको रिजर्वेशन दे देते हैं। ओके, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसको सब्सिडी दे देते हैं। हाँ यार उसको जरूरत है सर, न्याय होगा सर, उसको बराबरी का मौका मिलेगा। हाँ सर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, इनको रिजर्वेशन दे देते हैं। हाँ बहुत जरूरी है, ताकि ये पढ़ पाए, ये करियर बना पाए, बहुत जरूरी है सर। सर एक बच्चा है, उसको चोट लग गई है, ओके, वो हैंडीकैप हो गया है, उसको हम लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में रिजर्वेशन दे देते हैं। हाँ, विमेन है, ओके, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनके लिए स्पेशल लॉज बना लेते हैं। हाँ सर घर के अंदर चलते हैं, एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई, लेकिन दोनों को समान अवसर मिल जाता है। ओके, ये सारी चीजें एक्चुअली क्या लेकर जा रही है सर? जस्टिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट? सर वर्ल्ड में जाते हैं, वर्ल्ड में कैसे? सर एक कंट्री है वो पावरफुल है। मैं 10 मिनट तुम्हारी क्लास बढ़ा रहा हूँ, ओके, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग बाय 10 मिनट्स। ओके, सो एक कंट्री है, वो बड़ी पावरफुल कंट्री है, वो दूसरी छोटी कंट्री को सप्रेस कर रही है। ना 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 ना, इनजस्टिस सर, सब जगह जस्टिस है। जस्टिस इज ऑर्डर, जस्टिस इज ऑर्डर। जब ऑर्डर आ जाए, चाहे वो इक्वालिटी के बेसिस पे हो, चाहे लिबर्टी के बेसिस पे हो, तो उसे जस्टिस बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है केओस और डिसऑर्डर। हाँ सर, जब लोगों को समान खाने पीने को नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जंग लड़नी पड़ेगी, फिर आपको महाभारत करना पड़ेगा और जस्टिस होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की, सर धर्म मतलब रिलीजन नहीं बेटा, धर्म तब था ही नहीं। धर्मा और धर्म जिसे बोलते हैं वो ऑर्डर था, वो जस्टिस था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इनजस्टिस होगा, जब जब केओस होगा, जब जब डिसऑर्डर होगा, तब तक हे पार्थ मैं आऊंगा, मैं जस्टिस लाऊंगा और ऑर्डर को रिस्टोर करूंगा। जस्टिस इज पैरामाउंट, इसीलिए सबसे पहले जस्टिस लिखा गया। सबको समझ में आया या नहीं? तुमने ऐसा सोचा था प्रीएम्बल पढ़ा जा सकता है? सर आपने तो सर पीछे ही पढ़ गया सर, इतना डिटेल में कौन पढ़ता है? इतनी देर में तो सर हम लोग का फंडामेंटल लाइट शुरू हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this part. पल्ले पड़ गया? Yes sir. So please remember, preamble enshrines the ideas and the philosophy of the Constitution. Okay. It is not the narrow objectives of the government. ये ख्याल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सो, ये विजन है my friend. Are you understanding? ये ख्याल है. Are you understanding this part? इससे ना कोई सोर्स ऑफ पावर है, ना कोई सोर्स ऑफ लिमिटेशन है, ना इससे कोई पावर है, ना इससे कोई ड्यूटी मिलती है।
ये लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, ये ख्याल है, ऐसा मैं एक ख्याल है। ओके, तो मैं एक ख्याल है, मोहब्बत एक ख्याल है, जस्टिस एक ख्याल है, लिबर्टी एक ख्याल है, इक्वालिटी एक ख्याल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इस ख्याल को, इस थॉट को, इस विजन को, इस माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को प्रियम्बल बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इन सपनों से हमने इस देश को बनाना, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी है वो है। सो इस जब ख्याल होता है तो उसको ना एनफोर्स किया जा सकता है थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, इसलिए उसे बोला जाता है इट इज नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स में जाकर तुम ये नहीं बोल सकते माय लॉर्ड, गवर्नमेंट बोला लिबर्टी दे, लिबर्टी दे, तो कोर्ट ना तुम्हारी फाइल उठा के बाहर फेंक देगी, बोलेगी नादान परिंदे गेट आउट। Preamble is non-justiciable. Non-justiciable means it is not enforceable through the court of law. ये एक ख्याल है। Are you understanding this or not? तो ये तुम्हें सारे याद आना चाहिए। Neither a source of power nor a source of limitation. It is neither a power nor a duty. ये कोई legal framework नहीं है। It is an idea. It is a philosophy. So preamble is the entire reason for this part. So it is the entire context on this part. अगर तुम इस बात को थोड़ा सा सोचोगे तो तुमको ये बात ख्याल आ जाएगा। तो एक दिन मैं ना बॉम्बे बैठा हुआ था, अपने घर पे बैठा हुआ था, तो ऐसे मैं बॉम्बे में ऐसे बैठा था, तो ऐसा अरेबियन सी पे बैठा हुआ था, अरेबियन सी। तो नरीमन पॉइंट पे मैं बैठ के ना चने खा रहा था, एक ख्याल आया मेरे को। क्या ख्याल है? मेरे को एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मैंने सोचा यहाँ से ना एक बोट लेता हूँ और बोट को है ना सर, ये बोट है मेरी, अच्छा, तो ये बोट को ना धीरे 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 हड़ू 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 से लेकर जाते ना दुबई चले जाता हूँ बोट से। क्या बात कर रहे हो? ओके, सबको समझना है। तो मैंने सोचा मैं दुबई जा रहा हूँ, तो सर आप, फिर मैंने सोचा, तो मेरे को ना रास्ता नहीं मालूम था दुबई का, तो जो दुबई का रास्ता नहीं था ना, तो मेरे को ऐसे दूर से ना एक लाइट हाउस दिखाई दिया। अच्छा, ऐसा लाइट हाउस था, उसमें तो लाइट निकल रही थी, तो लाइट हाउस में से तो लाइट ही निकलेगी ना सर, हाथ धोगे। मैंने कहा ओहो कोई टेंशन ही नहीं है, लो लाइट हाउस की लाइट है ना, उसको देखते देखते मैं धीरे 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 दुबई पहुंच जाऊंगा। फिटे मुंह सर, हाथ धोगे। लाइट हाउस रास्ता दिखाने के लिए नहीं होता सर। अच्छा, इट इज नॉट दिखाने के लिए। अगर आप, इफ यू गेट लॉस्ट, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, तो लाइट हाउस तुमको सिर्फ तब काम आता है जब तुम कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा अच्छा, वो तुमने बता दिया, मैं तो लाइट हाउस देख देख के दुबई जा रहा था। नहीं सर, हो जाता फिटे मुंह, तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाता। वैसे ही सर प्रियम्बल जो है वो लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई पावर नहीं दे रहा। अच्छा, ये कोई पावर नहीं दे रहा, ये तुमको कोई सैंक्शन अथॉरिटी नहीं दे रहा। लेकिन अगर तुम कभी भटक जाओ, तुम्हें ये ना समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो लाइट हाउस की रोशनी में उसको समझने की कोशिश करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इट इज, Constitution should be read and interpreted in the light of grand and noble vision expressed in the preamble. समझ में आ गया सर हमको? इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है प्रियम्बल में पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला के एम मुंशी ने, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला ठाकुरदास भार्गव ने, आइडेंटिटी कार्ड बोला पालकीवाला साहब ने, तो द ग्रेट लॉयर नानी पालकीवाला साहब ने बोला इट इज द आइडेंटिटी कार्ड। सर एक बात बताऊं, एक ख्याल है। क्या ख्याल है बेटा? क्या ख्याल? सर पहले ना बच्चा पैदा होता है, अच्छा, ओए होए नोनू बेबी पैदा हुआ, नोनू बेबी, अच्छा, पहले उसका जन्म होता है, ओके, उसके बाद उसका आइडेंटिटी कार्ड बनता है। हाँ, उसके बाद उसका हॉरोस्कोप बनता है, कुंडली बनती है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया, उसके बाद उसकी समरी लिखी गई, उस समरी को प्रियम्बल बोलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। इसको बोलते हैं लास्ट में, क्या बोलते हैं सर इसको? हेंस प्रूव। क्या बोलते हैं सर इसको? हेंस प्रूव। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा आता है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस याद रखना सर। कौन सा केस? सो एक केस था, इसको हम फिर कभी डिटेल में करेंगे। ये केस था बेरूबारी केस, ओके। सो बेरूबारी केस जो था वो इंडिया के लिए एक बड़ी अजीब सा केस था। मैं तुम्हें इसका शॉर्ट में बता देता हूँ। सो शॉर्ट में केस क्या था कि जब इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया तो पहले से था सर, पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया था, हाँ, तो जब पार्टीशन हुआ था ना माय फ्रेंड, तो इंडिया ऐसा बीच में, इंडिया एक बाजू में पाकिस्तान, एक बाजू में पाकिस्तान। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सो ये था ईस्ट पाकिस्तान, ये था वेस्ट पाकिस्तान। अब हमने ईस्ट पाकिस्तान को हटा के बांग्लादेश बना दिया और बहुत जल्दी हम वेस्ट पाकिस्तान को हटाकर भी कुछ और बना देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग सर?
सर आप ना हमेशा ऐसे करोगे, फिर वो आपके क्लास सुनते हैं, फिर आपके इंटरनेट पे अटैक करते हैं। अच्छा सॉरी। तो जब ये डिवीजन हो रहा था तो रैडक्लिफ जो था ना उससे एक गलती हो गई, और उस गलती से ये हो गया कि एक पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक्चुअली पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जाना चाहिए था, वो एक्चुअली इंडिया में रह गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो वो जो इंडिया में रह गया उस पार्ट को बेरूबारी केस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर? बेरूबारी। सो बेरूबारी न्यू जलपाईगुड़ी रीजन में एक जगह है ना। इस न्यू जलपाईगुड़ी रीजन में ये जो बेरूबारी यूनियन केस जगह है, इस बेरूबारी केस के ऊपर पाकिस्तान डिमांड करने लगा, अबे हमारा बेरूबारी हमको दो भाई, बेरूबारी हमको दो। जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1958 में एक अग्रीमेंट किया। अच्छा, और 1958 में नेहरू साहब ने एक अग्रीमेंट करके नेहरू मून अग्रीमेंट के तहत बेरूबारी पाकिस्तान को देने की कोशिश की। इसको हम ज्यादा डिटेल में तब करेंगे जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करेंगे, तब हम इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। इस केस में, इस इशू में एक सवाल उठ गया। सवाल ये उठ गया कि सर क्या प्रियम्बल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का पार्ट है बेरूबारी अभी तक, उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नाम पर हम कोई भी फैसला कर सकते हैं? तो क्वेश्चन यहां पर ये आया, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज कि इज प्रियम्बल merely an idea या is it a part of the constitution? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर इस बात को सोचोगे ना तो इसको थोड़ा सा विचार करोगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं अपना नाम शाहरुख खान रख सकता हूँ क्या? रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम अपने नाम से इतनी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हम ना अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी को एक ही मानते हैं। आई होप यू रियलाइज दिस। जैसे मैं अगर सिद्धार्थ है और अगर मेरे को कोई और सिद्धार्थ भी मिलेगा ना तो अचानक मेरे को हाँ ये मेरा नाम है। ये मेरा नाम क्या मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है या नहीं है? मेरी समरी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1960 के बेरूबारी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ना, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, और प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेरूबारी केस में बोला गया। लेकिन थैंकफुली केशवानंद भारती केस जो कि 13 साल के बाद हुआ 1973 में, जब केशवानंद भारती केस आया तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल करके बोला नो, बेरूबारी केस वाज रॉन्ग, वी थिंक प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो तुम्हें इसका सिर्फ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये याद रख लेना कि बेरूबारी केस ऑफ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था that preamble is not a part of the constitution, and Keshavananda Bharati case of 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को ओवररूल करके बोला था preamble is a part of the constitution। इस पॉइंट से बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, और क्योंकि मैं हमेशा कनेक्शन का गवाही देता हूं तो मैं बोलता हूं कि तुम्हें एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैडम इंदिरा गांधी ने 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड किया था। तो सर पहले किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया था कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? आया भी होगा तो उनको डर लगा होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अमेंड कैसे कर सकते हैं? जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया तो मैडम इंदिरा गांधी को ख्याल आया, वो बोले सिद्धार्थ मुझे एक बात पता चली है बेटा। मैंने कहा जी क्या हुआ? बोले सिद्धार्थ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 368 यूज करके मैं उसको वैसे ही अमेंड कर सकती हूँ जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती हूँ। बात समझ में आया या नहीं आया कि ये 1976 में क्या हुआ था कि प्रियम्बल अमेंड किया गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? तो याद रखना, इट इज नॉट जस्टिफिएबल, इट इज अमेंडेबल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? पल्ले पड़ा या नहीं? सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस इनफ। ओके, हमने काफी डिटेल में कर लिया है। आई थिंक यू कैन गो दिस, और अगर तुमको इसको 4-5 बार पढ़ लिया तो आई एम श्योर यू बी एबल टू डू दिस। Thank you very much. God bless. And tomorrow we start with fundamental rights.